बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए जो ना प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है? आपने काज़िम ज़ूलॉजिस्ट सर्च करके डायरेक्टली इस क्लास 12th फेडरल बोर्ड बायोलॉजी न्यू लेक्चर्स न्यू बुक लेक्चर्स, ठीक है? आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको पूरी बुक के लेक्चर्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, वो आप सारे लेक्चर्स यहाँ से वॉच कर सकते हैं, ठीक है? ये आप लोगों की फैसिलिटी के लिए बना दी गई है, आपको इधर-उधर लेक्चर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेलिस्ट को बेशक आप अपने वॉच लेटर में डाल लें, डेली बेस पे आप जितने वीडियोस देखना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली, मुझे ये बताएं। यस सर आ रही है। अच्छा जी सर बच्चों, आ रही है। आज हमने हाँ ठीक है बच्चों, जबरदस्त। आज हमने पढ़ना है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है? यूरिनरी सिस्टम। अच्छा जी। अब आप लोगों को पता है बच्चों, हमारे सेल्स हैं वो मेटाबोलिसिस करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। अब उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान मेटाबोलाइट्स और स्ट्रक्चर को कहते हैं, बल्कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब उस मेटाबॉलिक वेस्ट में एक्चुअली होता है यूरिया, यूरिक एसिड, और उसके बाद होता है अमोनिया। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनकी जो वो है कंपोजिशन है वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट सेक्रेट करते हैं। अब अगर ये चीजें हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो ये हार्मफुल होती हैं, ठीक है? कि अगर हमारी बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो जाए तो वो हार्मफुल होती हैं, तो ये हार्मफुल होती हैं, इस वजह से इनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब ये जो मेटाबोलाइट्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा मतलब यूरिया यूरिक एसिड के अलावा भी आप क्या लें, गैसेस भी होती हैं, ठीक है? गैसेस जिसमें आप अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो अब इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के जरिए क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप बात कर लें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसी तरीके से यूरिनरी सिस्टम है तो ये किसको रिमूव करता है, साल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है? अब वैसे तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए होती है, ब्लड और लिम्फ के जरिए होती है, ठीक है? ये दो मेजर फ्लूइड सिस्टम है हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी, मेटाबोलाइट्स को भी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी। अब ये तो इसका एक फंक्शन था हमारे यूरिनरी सिस्टम का, कि वो क्या करता है, साल्ट और वाटर की को मेंटेन रखता है, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को या नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करता है। उसके अलावा जो है ना, ये वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस वगैरह की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। ब्लड का जो वॉल्यूम है या बॉडी फ्लूइड है उसको जो ना, ब्लड का जो पीएच है या बॉडी फ्लूइड की जो पीएच है, किसी स्पेशली ब्लड की बात कर ले तो उसको भी मेंटेन करता है। और थर्ड क्या चीज़ है कि हमारे ब्लड सेल की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, और हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये चीज़ याद है ना कि वो जो ना, कौन सा हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो किडनी में जाके रिटेंशन ऑफ वाटर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है, जिसकी बेस पे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट स्लाइड में तो कोई इशू नहीं है ना? नो सर। अच्छा जी। क्लियर है अब सर। उसके हाँ, नेक्स्ट जो स्लाइड है, ठीक है, उसमें क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो केमिकल वेस्ट होते हैं उनको जो ना रिमूव किया जाता है, ठीक है? और वो केमिकल जो वेस्ट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, और स्पेशली उनमें कौन होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। अब उन नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर काम करती हैं उसमें अमोनिया, यूरिया और उसमें क्या मौजूद है, यूरिक एसिड मौजूद है। अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अब वाटर अवेलेबिलिटी डिसाइड करेगा कि किस टाइप की क्या होगी, जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो सेक्रेट होगी, ठीक है? अब ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है, तो उन ऑर्गेनिज्म में उस एनवायरनमेंट के हवाले से क्या होगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो मौजूद होगा। अब ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लें, ठीक है, अमोनिया है। ये अमोनिया किसमें, एक्वेटिक एनिमल्स में, स्पेशली बोनी फिशेस वगैरह में वहाँ पे एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा ये यूरिया की बात कर लें, मैमल्स, एम्फीबियन, शार्क या बोनी फिशेस, कुछ बोनी फिशेस हैं उनमें यूरिया प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरीके से जो ना यूरिक एसिड है ये फिर जो ना स्पेशली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाया जाता है, जिनको वाटर की कमी का सामना होता है, ठीक है? तो चले आगे चलते हैं, आगे ये सारी स्लाइड्स दोबारा आएंगी, वहां पे भी हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है जो ना, ये है अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है? अमोनिया आपको पता है हाईली टॉक्सिक होता है, जो कि पीएच को रेज करता है, तो जिसकी बेस पे हमारी जो मेम्ब्रेनस फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है? वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड डिफ्यूजेस वेरी क्विकली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कि भाई एक तो ये क्या है कि वाटर में सॉल्युबल है, दूसरी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वहां से भी इजीली डिफ्यूज हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एक्सक्रीटेड रिपीटली बाय द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स जो यूरिया सेक्रेट करते हैं, मतलब वो विद इन नो टाइम उसको क्या करते हैं, अपने बॉडी से सेक्रेट करते हैं। वजह क्या? क्योंकि वो हार्मफुल है।
पीएच को चेंज कर सकता है। तो अब इसके लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए एज़ अ नेट मतलब 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर किसी लिक्विड में मतलब जो मौजूद है या आप कह सकते हैं कि जो अमोनिया में 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है उसको रिमूव करने के लिए हमें 500 एमएल ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है? और जो कि अब वो कौन से एनिमल है जिनमें जो है ना ये अमोनिया एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़्म जैसे प्रोटोज़ोन, स्पॉन्ज, नेडेरियन, इचेनोडर्म्स और क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं, ठीक है? और ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो अमोनिया को एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको नाम देते हैं अमोनियोटैलिक का नाम देते हैं। अब ये अमोनियोटैलिक में वही चीज़ तो हमने जस्ट डिस्कस कर ली कि इसमें वही ज़्यादातर फिशेज़ आ जाती हैं। और उसके अलावा प्रोटोज़ोन, स्पॉन्ज, नेडेरियन, इचेनोडर्म्स और क्रस्टेशियन की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट क्या करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल है मतलब मेरीन एनवायरनमेंट या फ्रेश एनवायरनमेंट से बिलॉन्ग करती हैं। फ्रेश वाटर सॉरी। तो यहाँ तक तो ओके है ना? ये सिंपल यस सिंपल सर। चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट है यूरिया एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। 1 मिनट हाँ। नेक्स्ट है यूरिया एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो अब जो यूरिया की बात कर लें, यूरिया क्या है 100,000 टाइम क्या है लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। और इसके 1 ग्राम जो ना अमोनिया को मतलब 1 ग्राम नाइट्रोजन जो कि उस यूरिया में मौजूद है, उसको रिमूव करने के लिए हमें 50 एमएल ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द और इसी तरीके से जो है ना बाज़ औक़ात क्या किया जाता है कि जो अमोनिया है, उस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और ये मेरे ख़्याल से लिवर में होता है। ये लिवर में आप लोगों को पता है कि उसमें उसका एक फ़ंक्शन है कि जिसको हम नाम देते हैं डीअमाइनेशन। किसका नाम देते हैं? डीअमाइनेशन। अमाइनेशन। अब इस डीअमाइनेशन में क्या होता है कि उसमें जो ये अमोनिया है उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद एक्सक्रीटेड बाय ठीक है, अब इसमें कुछ सब मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक्सक्रीट करती हैं और उसके अलावा जो नॉन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जैसे मैमल्स और एम्फीबियंस क्या करती हैं उस यूरिया को एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या चीज़ है कि अब वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया सेक्रेट सॉरी यूरिया सेक्रेट करते हैं उसको यूरियोटैलिक का नाम देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कार्टिलेजिनस फिशेज़ लाइक शार्क वो भी क्या करते हैं यूरिया सेक्रेट करते हैं। अच्छा जी, अब ये साइंस स्टेटमेंट है, ठीक है, ये अलग चीज़ है कि अब ह्यूमन है वो क्या करता है यूरिक एसिड सेक्रेट करता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, मेरे ख्याल से न्यूक्लिक एसिड में भी प्यूरिन है। प्यूरिन की ब्रेकडाउन से क्या होता है कि जो है ना ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेक्रेट होता है और 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड इज़ एक्सक्रीटेड डेली इन यूरिन के भई एक यूरिन में क्या होता है कि अराउंड अबाउट 1 ग्राम ऑफ जो यूरिक एसिड है वो सेक्रेट होता है। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोटीन को क्यों मेंशन किया गया है? मुझे बता सकते हैं? कि भई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन नॉट प्रोटीन। हाँ जी, बता सकते हैं। हेलो? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? पहले तो ये बताओ आवाज़ आ प्रोटीन्स में एसिड नहीं होता। क्या हुआ? प्रोटीन्स एसिडिक नहीं होते, न्यूक्लियस एसिड होता है। देखें, हम बात कर रहे हैं यूरिया के नाइट्रोजन की, तो यूरिया तो फिर आप समझ लें कि नाइट्रोजन तो प्रोटीन में भी मौजूद होता है ना? इवन आप फर्दर ये भी बात तो कर सकते हैं ना कि अमोनिया तो फिर अमाइन से निकल सकता है। हुँ? हुँ। तो इसी चीज़ को उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफ़ाई करके बताया कि भई आप अगर ये चीज़ कन्फ्यूज़ ना हो कि भई प्रोटीन है, वहाँ से फिर अमोनिया या अमाइन का बनना है, वहाँ से नहीं होता। बल्कि ये न्यूक्लिक एसिड में मौजूद जो प्यूरिन है, उनकी ब्रेकडाउन से क्या होता है, जो यूरिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है? ये जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ से? कि वो जो न्यूक्लिक एसिड है, प्यूरिन्स की बात कर लें, नाइट्रोजन बेसेस की बात कर लें, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब उसके बाद आगे है यूरिक एसिड एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिक एसिड इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन ब्रेकडाउन, ठीक है, कि वो प्यूरिन की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। और ये क्या होता है लेस टॉक्सिक देन यूरिया एंड एक्सक्रीटेड विद मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर, इसके लिए बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब यूरिक एसिड के में मौजूद नाइट्रोजन के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 1 एमएल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। फाउंड इन ऑर्गेनिज्म विद लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब ये उस एनवायरनमेंट उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनको वाटर की कमी होती है या वाटर वाले एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अब जैसे टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लें जिसमें लैंड स्नेल है, रेप्टाइल्स की बात कर लें, स्नेक, लिज़र्ड या फिर बर्ड्स की बात कर लें, ठीक है? तो इनमें जो है ना वो क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है वो एज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। अब ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं यूरकोटैलिक का नाम देते हैं। यूरिक एसिड कंटेन्स 4 नाइट्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम मौजूद होते हैं? यूरिक एसिड के 4 नाइट्रोजन एटम मौजूद होते हैं। अच्छा,
अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चों यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है, ठीक है। अगर आप इसके कंपोनेंट की बात कर लें तो कंपोनेंट में जो है इसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं, किडनी इन्वॉल्व है, इसमें यूरेटर इन्वॉल्व है, यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व है, यूरेथ्रा इन्वॉल्व है। अब किडनी लाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12th thoracic and थर्ड लैम्बर वर्टिब्रा। अगर आप वर्टिब्रा के हवाले से बात कर लें, ठीक है, तो आपको पता है पहले जो है 7 जो है उसमें होते हैं सर्विकल वर्टिब्रा C1 से C7 तक, और उसके बाद बच्चों उसमें होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। अब वो थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, और उसके बाद फिर जो है 5 आते हैं लंबर, क्या 5 लैम्बर वर्टिब्रा आते हैं। अब ये जो 12th आप वर्टिब्रा की बात कर ले, 12th वहां से, और ये जो इधर से बात कर ले थर्ड थर्ड लैम्बर वर्टिब्रा की, तो समझ लें इसके दरमियान में ये जो ये गैप है, इस जंक्शन में ये क्या मौजूद होता है, इसी जगह पे जो किडनी है आपकी वो लोकेटेड होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये अक्सर जो ना हमारे जो राइट साइड है वहाँ पे लोकेटेड होता है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आप बात कर लें कि यूरेटस की, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखाई भी दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये क्या होता है, यूरेटर है। अब ये यूरेटर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन है, और ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे फनल शेप होता है, वहाँ पे क्या होता है, फनल शेप कुछ ऐसा अच्छा। स्ट्रक्चर होता है, हाँ ये फनल शेप होता है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फनल शेप। तो अब उस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेनल पेल्विस का, और रेनल पेल्विस से ये किस तरफ जाता है, रन डाउन बिसाइड द वर्टिब्रल कॉलम के साथ नीचे जाता है। और उसके बाद फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, और मतलब ये किडनी से जो यूरिन है उसको कहाँ डोनेट करता है, यूरिनरी ब्लैडर को डोनेट करता है। और उसके बाद अब ये यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है कि ये हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है जो यूरिन को स्टोर करता है। अब ये कहाँ पे मौजूद होता है, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है, और ये यूरिन रिजर्वायर के तौर पर काम करता है कि यूरिन को स्टोर करके रखता है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट यूरेथ्रा है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या करता है कि इट कैरी द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि यूरेथ्रा वो ऑर्गन है जिसके जरिए जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर जो ना रिमूव किया जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात कर लें तो जो ना ये पेयर्ड ऑफ बीन शेप जो ना वो ऑर्गन्स होती हैं, लोकेटेड बिलो एंड बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी आपको पता है, ठीक है, वो एब्डोमिनल कैविटी है। अब उसमें मौजूद होता है, और ये किसके बिहाइंड मौजूद होता है, लीवर के बिहाइंड होता है, और बिलो मतलब लीवर के पिछले साइड पे थोड़ा नीचे करके लोकेटेड है। अच्छा जी, और उसके अलावा जो ना इस किडनी के ऊपर, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है माशाल्लाह से, हंसना नहीं है, तो इसके ऊपर जो ना क्या है कि जो ना ये इस तरह का जो ना पिरामिड शेप का ऊपर मौजूद होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और ये जो ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो हर किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं। और उसके बाद जो ना राइट किडनी की बात कर लें, स्लाइटली लोअर देन द मतलब जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे की तरफ लोकेटेड होता है, बिकॉज़ ऊपर उसके क्या मौजूद होता है, लीवर मौजूद होता है। हमने कहा ना कि ये लीवर के नीचे और साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है, मतलब लीवर के पीछे और थोड़ा नीचे मौजूद होते हैं। तो अब इसमें जो राइट किडनी है बच्चों, तो वो लीवर की वजह से थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड है डाउनवर्ड। यहाँ तक ओके बात? यस सर। चलें जी, अब उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, ठीक है। किडनी जो है ना ये 3 इसके अगर एक्सटर्नल लेयर्स की बात कर लें तो 3 एक्सटर्नल रियल लेयर होती हैं। अब इसमें एक लेयर है इसका रेनल fascia, ठीक है, जो कि यहाँ पे लेटरल कैनाल fascia भी शो हो रहा है, ये fascia शो हो रहा है। तो ये जो ये आउटर मोस्ट ये बच्चों ये लेयर आपको शो हो रहा है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ब्लू, इसमें जो ब्लू 2 लाइनें शो हो रही हैं बाहर वाली साइड पे, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है। ये जो 2 एक मेरे ख्याल से ब्लू है, दूसरा ग्रीन टाइप ऐसे ना? इनर ब्लू है और दूसरा ग्रीन टाइप है। तो ये जो ये पूरा जो लेयर है, ये पूरा का पूरा लेयर क्या कहलाता है, रेनल fascia कहलाता है, ये आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। और उसके बाद फिर आता है पेरी रेनल फैट कैप्सूल, जो कि मिडल लेयर है, ये यहाँ पे ये येलोइश कलर का आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये जो ये येलोइश कलर का ये जो ये आपको बीच में शो हो रहा है, तो ये पेरी जो ना रेनल फैट कैप्सूल है, इसके यहाँ पे पेरीनेफ्रिक जो ना उन्होंने फैट कैप्सूल लिखा हुआ है, तो बात एक ही है। अच्छा जी, और उसके अंदर वाले साइड पे मौजूद है जो ना वो है रेनल कैप्सूल, जो कि इनर मोस्ट क्या है, लेयर है, जो कि जिसको यहाँ पे फेब्रस या ट्रू कैप्सूल से क्या किया गया, मेंशन किया गया, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद जो ना ये क्या होता है कि आउटर आउटर इनर मोस्ट लेयर है, डायरेक्टली सराउंड्स द किडनी, किडनी को सराउंड करता है। तो 3 लेयर्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उस किडनी को प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो कि रेनल fascia, रेनल जो है फैट कैप्सूल, और उसमें रेनल कैप्सूल आ जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटरनल पार्ट्स होती हैं। किडनी हैज 3 इंटरनल रीजन्स। अब उसमें कौन है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल लेमेला, और क्या होती है, रेनल पेल्विस होती है, जो कि आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से,
इस रीजन से बाहर वाला जो रीजन है बच्चों, वो सारा का सारा क्या है, रेनल कॉर्टेक्स है। इस रीजन के ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, इस ब्लैक लाइन से बाहर वाला जितना भी रीजन है वो सारा का सारा क्या है? रेनल कॉर्टेक्स। हाँ, रेनल कॉर्टेक्स। और उसके बाद जो अंदर वाला रीजन है वो आ गया रेनल मेड्यूला। बाकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन, अब इसको हम नाम देते हैं रेनल मेड्यूला। अब रेनल रेनल मेडुला। मेड्यूला के बाद ये जो गैप बना है, ये एक फनल शेप गैप बना है, इस सारे के सारे गैप को हम नाम देते हैं रेनल पेल्विस का। किसका नाम देते हैं? रेनल रीनल पेल्विस। पेल हाँ, रेनल पेल्विस। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो एक आप किडनी है, मेरे ख्याल से उसमें 8 जो है ना क्या मौजूद होते हैं, रेनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं। ईच किडनी में कितने? 8 मेरे ख्याल से रेनल पिरामिड मौजूद होते हैं, ऐसे करके। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होता है कि जो फर्दर आप इनके अगर अंदर स्ट्रक्चर की तरफ जाएँ, जो कि हम आगे जाएँगे भी सही, तो इसके बाद बच्चों ये यहाँ पे देखें, इस जो जंक्शन पे ये जो ये कर्व टाइप है, इस कर्व टाइप जंक्शन को हम नाम देते हैं किसका? हाइलम का नाम देते हैं। और ये कनकेव रीजन है, और इस रीजन से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती हैं? किडनी के अंदर इंटर और एग्जिट होती हैं। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। जी। अच्छा जी, उसके बाद मेरे ख़्याल से आगे जो ना, चलें ठीक है, आ जाएँगे। अब उसके बाद नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन तो आपको पता है कि ये क्या है, फंक्शनल यूनिट है फंक्शन फॉर द यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन एंड हाँ, एंड प्यूरिफिकेशन। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है कि जो ना रेनल मेड्यूला एंड रेनल पिरामिड है। रेनल मेड्यूला आपको पता है कि जो ना ये रेनल जो ना पिरामिड पर मुश्तमिल होता है, जो ट्रायंगुलर मेसेज़ होती हैं, और बिटवीन द पिरामिड पिरामिड और रेनल उन पिरामिड्स के दरमियान में मतलब रेनल कॉलम मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो ये पिरामिड है उनके दरमियान में ये जो गैप है, इस गैप को उन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, रेनल कॉलम है। ये यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि ये जो ये गैप शो हो रहे हैं ना आपको, ये वाले, तो इनको उन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, रेनल जो है ना कॉलम है। ठीक है, एक्सटेंशंस ऑफ द कॉर्टेक्स, क्योंकि मतलब कॉर्टेक्स यहाँ पे अंदर की तरफ सराउंडेड होता है, अंदर की तरफ आया होता है। इज इट ओके? यस सर। अब उसके बाद जो ना फर्दर है कि पिरामिड की जो टिप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हैं, उसकी ये जो ये टिप है, इस टिप को हम नाम देते हैं किसका? ये जो ये टिप आपको शो हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं रेनल पेपिला का। किसका नाम देते हैं? रेनल, रीनल पेपिला। हाँ, पेपिला। अच्छा जी, और उसके बाद क्या होता है कि ये रेनल पेपिला जो तमाम का तमाम फ्लूइड है, उसको जो है ना किसमें, रेनल पेल्विस में ड्रेन करता है। उसके बाद रेनल पेल्विस है, रेनल पेल्विस हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है कि कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द जो पिरामिड है, रेनल पिरामिड, वहाँ से क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है और यूरेटर के लिए क्या करवा देता है, पास करवा देता है। अब इसी जो रेनल ऑन ऑन द इनसाइड द रेनल पेल्विस ब्रांच इनटू टू आर मोर मेजर कैलिसेस। अब वो 2 मेजर और माइनर कैलिसेस कौन-सी होती हैं कि बच्चों, मैं यहाँ पे देखूँ कोई अच्छा डायग्राम शायद यहाँ पे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। हुँ, किधर है? कोई अच्छा-सा डायग्राम हमें चाहिए, जहाँ पे ईज़िली हमें शो हो रहा हो। नहीं, पिछले डायग्राम में देख लेते हैं। हाँ, चलें यहाँ से देख लेते हैं ये डायग्राम में। बच्चों इसमें देखो कि ये इधर आ जाओ, इधर, इधर। अब इसमें ये जो छोटी-छोटी ब्रांचेज़ हैं, इनको हम नाम देते हैं माइनर कैlyx। अब माइनर कैlyx कंबाइन होके जो एक बड़ी-सी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूँ कुछ स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये। अब ये ऐसे कुछ बना है। अब ये जो ऊपर वाली 2 ब्रांचेज़ हैं, वो है माइनर कैlyx, और ये जो ये है मेजर कैlyx। अब वो जो माइनर कैlyx है, ये जो है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट से क्या करता है, उसको रिसीव करता है। कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट से क्या करता है कि आने वाले यूरिन को इकट्ठा करता है, और वही जो माइनर कैlyx है, वो फिर फर्दर किस में ड्रॉप हो जाते हैं, मेजर कैlyx में। और मेजर कैlyx फिर फर्दर क्या होता है कि वो जो रेनल पेल्विस है, मेजर उसका जो पोर्शन है, उस पे क्या हो जाते हैं, वो ड्रेन हो जाते हैं। ये भी बात ओके है? यस सर। यस सर। चलें जी, गुड हो गया, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। अब इसमें आप बात कर लें, ठीक है, कि जो एक है रेनल कैप्सूल, मतलब उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उन स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। अब जैसे रेनल कैप्सूल है, रेनल कैप्सूल मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, कनेक्टिव टिश्यू या फैटी मतलब होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू या फैट के बने होते हैं। अब इन रेनल कैप्सूल का फंक्शन क्या है कि ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी, एंड कनेक्ट्स इट टू द सराउंडिंग टिश्यूज, और सराउंडिंग टिश्यू से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और उसके बाद रेनल आर्टरी मौजूद होता है। रेनल आर्टरी का आप लोगों को पता है कि ये लार्ज ब्लड वेसल है, जो क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है किसमें, किडनी में, मतलब किडनी की तरफ ब्लड को लेके आता है। अब होता क्या है कि पंप 1.2 लीटर मतलब 5 कप ऑफ ब्लड पर मिनट टू द ईच किडनी, मतलब ये रेनल आर्टरी 1 मिनट में कितना ब्लड, 1.2 लीटर जो ब्लड है वो किडनी में लेके आती है, और किडनी से फिर मतलब बाहर जाता है। ठीक है, मतलब आप कह लें कि 1 मिनट के अंदर किडनी की फिल्ट्रेशन की स्पीड कितनी है, 1.2 लीटर।
1.2 लीटर है। और उसके बाद बच्चों आगे रेनल कॉर्टेक्स है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट कंटेन्स द नेफ्रॉन जहाँ पे साइट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन होती है। और उसके बाद आल्सो प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या है बच्चों, ये प्रोटीन है, हार्मोन है, दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट जो ना ये है कि रेनल मेड्यूला। रेनल मेड्यूला आपको पता है कि ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द किडनी। तो इसमें क्या मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, और स्पेशली नेफ्रॉन के टिब्यूल्स। टिब्यूल्स के हवाले से मतलब वो कलेक्टिंग डक्ट मौजूद होते हैं। क्या इसमें कलेक्टिंग डक्ट मौजूद होते हैं, या फिर आप बात कर लें रीनल टिब्यूल की बात कर लें, या कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? रीनल ट्यूब्यूल। हाँ, हमने लास्ट टाइम में बात की थी, जो नेफ्रॉन का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ऊपर वाला, ठीक है, वो यहाँ पे होता है। नेफ्रॉन का जो मेजर स्ट्रक्चर ऊपर वाला जिसको हम कहते हैं, अब बोमैन कैप्सूल की बात कर लें या ग्लोमेरुलस की बात, बल्कि रेनल कॉर्पसल की बात कर लें, किसकी, रेनल कॉर्पसल की बात कर लें, वो जो रेनल कॉर्पसल है वो रेनल कॉर्टेक्स में मौजूद है। बाकी जो रेनल टिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट्स है वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, इस रेनल मेड्यूला में मौजूद होते हैं। अब यही जो टिब्यूल है वो क्या करती हैं, कैरी करती हैं यूरिन को, किस में, रेनल पेल्विस में कैरी करती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग दिखा देखें जरा, देखें ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये शो हो रहा है, ये क्या है, रेनल कॉर्टेक्स है। इस रेनल कॉर्टेक्स में वही जो मैं कह रहा था कि जो उसमें क्या मौजूद है, रेनल कॉर्पसल मौजूद है। बाकी ये जो ये पिछला रेनल मेड्यूला है, इस रेनल मेड्यूला में सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मौजूद होती हैं, और कलेक्टिंग डक्ट्स के अलावा ये जो रेनल टिब्यूल आपको बीच में यू शेप शो हो रहा है, वो रेनल टिब्यूल का पार्ट है, तो वो इसमें मौजूद है। तो यहाँ तक ये बात ओके है। और उन्हीं टेब्यूल्स में रेनल टेब्यूल है या कलेक्टिंग डक्ट है, तो वो आपको पता है ब्लड को किसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेनल पेल्विस में ड्रॉप करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद रेनल पेपिला। रेनल पेपिला आपको पता है ये हर पिरामिड के जो टिप पे मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है कि जो ना टिप ऑफ ईच पिरामिड पे मौजूद होता है, और यूरिन को क्या करता है, ट्रांसफर टू द यूरेटर्स। क्यों? क्योंकि ये रेनल पेल्विस का ही एक पार्ट है, जो कि इसके फ्रंट साइड पे, मतलब ये पूरा का पूरा रेनल पेल्विस है, तो ये रेनल पेल्विस से जो मतलब जो पिरामिड है वहां से जो फ्लूइड है वो इसमें बह के आता है, और यहाँ से ये फिर किस में चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, रेनल पेल्विस है, ये वही हमने पहले भी पढ़ा था कि ये फनल शेप होता है, कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द पेपिला, पेपिला से यूरिन को कलेक्ट करता है, और उसके बाद ये क्या करता है, पास टू द यूरेटर, देन टू द यूरिनरी ब्लैडर फॉर द स्टोरेज। अब उसके बाद रेनल वेन है बच्चों, कैरी फिल्टर ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी बैक टू द हार्ट, एंड ईच किडनी हैज इट्स ओन रेनल वेन, मतलब जाहिर सी बात है दो रेनल वेन होगी, दो रेनल वेन होगी। और अगर रेनल आर्टरी की बात कर ले तो वो भी दो होंगे, एक लेफ्ट में जाएगा और एक राइट में जाएगा। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल and functional unit ऑफ किडनी, ठीक है। और आप लोग इसके फंक्शन से भी अच्छे से वाकिफ हो। आप लोग जानते हैं कि किडनी क्या है, एक फिल्टरिंग आर्गन है, ठीक है, फिल्टरिंग आर्गन है, जो कि क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है, फिल्ट्रेशन। चलें जी, तो नेफ्रॉन क्या है बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, और ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है रेनल कॉर्पसल, दूसरा होता है रेनल टिब्यूल, ठीक है। एक इसमें स्ट्रक्चर रेनल कॉर्पसल है, दूसरा रेनल टिब्यूल है। अब फर्स्ट इसमें जो है रेनल कॉर्पसल है, रेनल कॉर्पसल में दो चीजें आती हैं बच्चों, एक आता है उसमें बोमेन कैप्सूल, और दूसरा क्या आता है उसमें, ग्लोमेरुलस। हाँ, बोमेन कैप्सूल क्या है, एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है सराउंडेड द ग्लोमेरुलस, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसे एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बाउल लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस बाउल लाइक के अंदर जो ना क्या मौजूद होती हैं, कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद होता है, उसको हम नाम देते हैं किसका, ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर जी। हाँ, फिर फर्दर जो ना ये यहाँ से इस तरह से एक और स्ट्रक्चर निकलता है, वो आ जाता है हमारा रेनल टिब्यूल। आके हम पढ़ेंगे वैसे इसको डिटेल में, बट फिलहाल आप इन दो चीजों को समझें कि भाई ये आउटर ये जो ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है, ये आपको शो हो रहा है बोमेन कैप्सूल। ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स का। और उसके बाद सेकंड जो है ना ये इनर ये जो कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये आपको पता है ये क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यही ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है कि कैपिलरी नेटवर्क की आप कह सकते हैं टफ टफ कैपिलरीज, टफ टफ कैपिलरीज लोकेटेड इनसाइड द वुमेन कैप्सूल, ठीक है, लोकेटेड इनसाइड द वुमेन कैप्सूल। और इसके अगर फंक्शनिंग की बात की जाए कि इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये जो ना इसका फंक्शन होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल है। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका रीनल ट्यूब्यूल, और सॉरी रीनल कॉर्पस। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? रीनल कॉर्पस। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, ये है रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या है? रीनल रीनल, ट्यूब्यूल। हाँ जी, हाँ रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा जी, अब इसमें ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये आपको कप लाइक एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये बोमेन कैप्सूल है और इसके अंदर क्या होती है? कैपिलरीज नेटवर्क होता है, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। और इवन ये ना आप बात कर लें कि वो ब्लड मतलब वो आर्टरियोल जो ब्लड को लेके आता है वो एफरेंट आर्टरियोल, और जो ब्लड को लेके जाता है यहाँ से ग्लोमेरुलस से वो इफरेंट आर्टरियोल। अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल वाइडर होता है, मतलब ये आने वाला ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और यहाँ से निकलने वाली ब्लड की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। वजह क्या? कि इफरेंट आर्टरियोल्स नैरो होती हैं। अब नैरो होने के पीछे एक तो वजह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किसको सप्लाई हो? ग्लोमेरुलस में। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोमेरुलस ब्लड में सप्लाई होगा तो हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो ग्लोमेरुलस में बढ़ जाता है और उसकी बेस पे हमारी फिल्ट्रेशन अच्छी हो जाती है। तो चले सेकंड अब क्या है बच्चों? वही रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल ट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल से मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा जो मैंने आपको ये डब्बा बना के दिखाया है वो सारा का सारा क्या है? रेनल ट्यूब्यूल है। अच्छा जी, अब उसके बाद बोमेन कैप्सूल के फौरन बाद, बोमेन कैप्सूल है, इस बोमेन कैप्सूल के फौरन बाद जो स्ट्रक्चर आता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम है उसका? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, proximal convoluted tubule dips toward the renal pelvis into the medulla। अब यहाँ पे थोड़ा-सा बात इन्होंने यहाँ पे ही कर दी है, ठीक है? अगर मैं आपको इस इमेज की तरफ लेके जाऊँ, लास्ट टाइम भी हमने ये इमेज देखा था कि भई हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो मेजर यानी उसका रेनल कॉर्पसल है, वो किस रेनल कॉर्टेक्स में मौजूद है। नेफ्रॉन का जो रेनल कॉर्पसल है, वो कहाँ पे मौजूद है? हेलो, आप लोग बोलेंगे तो कुछ होगा ना? नेफ्रॉन का रेनल कॉर्पसल कहाँ मौजूद है? हेलो? रेनल कॉर्टेक्स में। हाँ, और उसके बाद फिर उसका जो मतलब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा जो ट्यूब्यूलर वो रेनल स्ट्रक्चर है वो मेडुला में। हाँ, इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया कि वो रेनल मेडुला से इस तरफ जो रेनल पेल्विस है, उस रेनल पेल्विस की तरफ ये डायरेक्टेड होती हैं, ठीक है? कि डिप्स टुवर्ड द यस सर। रेनल पेल्विस की तरफ जाती हैं इनटू द मेडुला, मेडुला से होके, ठीक है? अब फॉर्म्स अ शार्प लूप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनल, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये एक लूप बनाई मेरे ख्याल से कलर चेंज करो। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये स्ट्रक्चर बना है, इस लूप को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनल, ठीक है? हम अक्सर कह देते हैं कि ये यू शेप्ड होता है। क्या होता है? और होता भी है। ये क्या होता है? यू शेप। यू शेप्ड। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो लूप ऑफ हैनल है, ये 2 स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल क्या है कि भई ये जो नीचे आने वाला है ये, मतलब ऊपर से जो नीचे आ रहा होता है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, डिसेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ठीक है? और उसके बाद ये जो दूसरे वाला क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है दैट विल बी असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ऑफ हैनल। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है? कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल क्या है? मूव्स डाउन इनटू द मेडुला, कि ये मेडुला की तरफ मुड़ जाता है और उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हैनल वापस रिटर्न हो जाता है किसकी तरफ? कॉर्टेक्स की तरफ रिटर्न हो जाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। यस सर। सर ये क्वेश्चन था। बोले, बोले जी, बोले, क्वेश्चन बोले। सर एफरेंट आर्टरियोल्स इसलिए बड़ी होती है एफरेंट से ताकि ज्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में लाया जा सके देखें और ब्लड एफरेंट में प्रेशर ज्यादा हो सके। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है मतलब वो ग्लोमेरुलस में एक्यूमुलेट होता है ताकि इसकी वाल्व्स पे प्रेशर पड़े और उस वाल्व्स के हाई पे प्रेशर प्रेशर बने। हाँ, उसी प्रेशर की बेस पे फिल्ट्रेशन होती है। और इवन सेकंड ये है कि ये इफरेंट आर्टरियोल्स नैरो होने के पीछे भी वजह यही है ताकि ब्लड का एग्जिट कम हो। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे अगले अगले स्लाइड्स में ये लिखा हुआ है। ओके। अमन अमन बैठी हुई है? जी। 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 अच्छा जी। आगे है बच्चों डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था यहाँ पे, अब इसी तरीके से जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ये उल्टा एम वाला, तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अच्छा जी, अब
ascending loop of anal ascending limb becomes highly coiled again near the renal corpuscle. मतलब वही रेनल कॉर्पसल के सामने दोबारा क्या होता है कि वो जो डिस्टल मतलब जो ascending loop of anal है वो दोबारा कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब द क्वाइल्ड पोर्शन इज नोन एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उस क्वाइल्ड पोर्शन को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। एंड कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट, कि भाई ये यहाँ से भी आप देखें कि ये आपका लूप ऑफ एनल हो गया और ये लूप ऑफ एनल आगे फिर वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो गया और आगे से ये किसके साथ कनेक्टेड है, स्ट्रक्चर के साथ। इसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको एक चीज मेंशन हो कि एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत सारे नेफ्रॉन कनेक्टेड हो सकते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे एक नेफ्रॉन कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे नेफ्रॉन कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे नेफ्रॉन कनेक्ट एक्सेट्रा, हर जगह पे मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन है, वो क्या करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे। और कलेक्टिंग डक्ट से आपको पता है आगे क्या बनता है, याद है आप लोगों को कलेक्टिंग डक्ट से क्या बनेगा? कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली वो रेनल पेपिला में जाएगा। किसमें जाएगा? रीनल पेपिला में। हाँ, रेनल पेपिला से फिर रेनल पेल्विस में जाएगा। इवन यहाँ तो डायरेक्टली इन्होंने लिखा हुआ है ना कि रेनल पेल्विस में जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट्स रिसीव फिल्ट्रेट फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन, कि बहुत सारे नेफ्रॉन से, जैसे मैंने आपको कहा था, वहां से ब्लड को जो फिल्ट्रेट है उसको रिसीव करते हैं। एंड मेनी कलेक्टिंग डक्ट मर्ज टू फॉर्म लार्जर डक्ट, और बहुत सारे मतलब कलेक्टिंग डक्ट्स में लार्जर डक्ट बनाती हैं। और ये डक्ट क्या होती हैं, अल्टीमेटली जो रेनल पेल्विस है उसमें क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे कि रेनल आर्टरी इंटर इनटू द किडनी एंड ब्रांच इनटू एफरेंट आर्टरियोल्स, मतलब हर किडनी में एक एफरेंट आर्टरियोल जाएगा। अब एफरेंट आर्टरियोल सप्लाई ब्लड टू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, कि यही जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को क्या करती हैं, अपना ब्लड भेजती हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चलिए उसके बाद डिस्क्रिप्शन की जरूरत है या क्लियर है? क्लियर है। डिस्क्रिप्शन का मतलब वही जो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल का जो हमने वहां पे पढ़ा है, ये आगे लिखा हुआ है कहीं, ये मुझे याद है कि हम किसी स्लाइड में आगे दिया हुआ है, मैंने देखा है अभी, इसी यूरिन फॉर्मेशन में होगा। ठीक है, अच्छा जी, पढ़ें आगे, चले स्टार्ट करें। आगे है Yes, बच्चों, यस सर। आगे है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली आपको पता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि भाई हमारी किडनी जो ना क्या है, हमारा फिल्टरिंग ऑर्गन है। किडनी हमारा फिल्टरिंग ऑर्गन है। फिल्टरिंग ऑर्गन है। अब ये क्या करता है, फिल्टरिंग ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करता है। अब उस फिल्ट्रेट को हम अल्टीमेटली नाम देते हैं किसका, यूरिन का। किसका नाम देते हैं? यूरिन का। अब यही जो यूरिन है ये 3 स्टेप्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड इसमें होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। थर्ड इसमें होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड क्या होता है इसमें, ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ये जो फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ पे होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हम पहले भी एक दफा जिक्र कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे छोटी कैपिलरीज यानी जो बड़ी आर्टरियोल्स हैं वो ब्लड लेके आती हैं और कैपिलरीज में जाके ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। उस प्रेशर की बेस पे जो सब्सटेंसेस हैं वो ग्लोमेरुलस से यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से निकल के किसमें, वुमेन कैप्सूल की जो कैविटी है उसमें चले जाते हैं और वहां से जो ना किसमें, जो रेनल ट्यूब्यूल है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन के बाद फिर जो ना मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद क्या शो हो रहा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। और उसके बाद जाहिर सी बात है ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये यहाँ से रेनल पेल्विस में होती है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, यहाँ पे बनने वाले स्ट्रक्चर को किसका नाम देते हैं? रेनल पेपिला नाम देते हैं। अच्छा जी, अब फर्स्ट बच्चों पॉइंट क्या है हमारा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको आप प्रेशर फिल्ट्रेशन का भी नाम देते हो। अब इसमें क्या होता है, अकर्स इन रेनल कैप्सूल, के रेनल कैप्सूल में होता है, मतलब बोमेन कैप्सूल में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ना आपको पता है, जैसे हमने कहा था कि लार्जर आर्टरियोल्स क्या करती हैं, लार्जर आर्टरियोल्स क्या करती हैं, ब्लड को, ठीक है, ब्लड को डायरेक्ट करती हैं किसमें, कैपिलरीज में, डायरेक्ट टू द कैपिलरीज। हाँ, लोकेटेड, हाँ, कैपिलरीज लोकेटेड इन द बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कह लें। ठीक है, कैपिलरीज ऑफ आप यूज कर सकते हैं, कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, या फिर लोकेटेड इन द बोमेन कैप्सूल। हाँ, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब इन्हीं कैपिलरीज में जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसकी बेस पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, अल्लाह खैर, तो मैंने सारा एक साथ रिमूव कर दिया है, चले ठीक है।
कि भाई ड्रिवन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि भाई ब्लड का प्रेशर उन कैपिलरीज में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी बेस पे क्या होता है कि जो ना जो सब्सटेंसेस हैं वो उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बेस पे सेपरेटेड होती हैं। कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, उनका जो एक्सेप्शनली ब्लड प्रेशर हायर होता है देन द अदर कैपिलरीज। अदर कैपिलरीज का मतलब वो टिश्यूज या सेल्स या ऑर्गन्स की बात की जा रही है। टिश्यूज या ऑर्गन्स के जो अदर ऑर्गन्स के कैपिलरीज की बात की जा रही है कि उनकी बनिस्बत यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके पीछे वजह रीज़न हमने इसका कारण जो है ना वो हमने पढ़ लिया। ठीक है? अच्छा जी। यस सर। वही हाँ, उसके बाद वही चीज़ है एफरेंट आर्टरियोल्स जो कि हमने पढ़ा था कि वाइडर देन एफरेंट आर्टरियोल्स। अब ये जो नैरो एग्जिट है मतलब यहाँ से निकलने वाला जो आउटगोइंग ब्लड है उसकी क्वांटिटी कम होगी। दिस कॉजेस द प्रेशर टू इंक्रीज एज ब्लड इंटर टू द ग्लोमेरुलस। तो मतलब इसकी बेस पे जो ग्लोमेरुलस में ब्लड इंटर होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। वजह क्या? क्योंकि निकल तो रहा नहीं है, निकल रहा है तो कम निकल रहा है इस वजह से। अच्छा जी, अब कौन-कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फ़िल्टर होती हैं, उसमें से ये वाटर है, उसमें से आयन्स हैं, उसमें ग्लूकोज़ है और उसमें क्या अमीनो एसिड्स हैं जो कि क्या होती हैं फ़िल्टर्ड होती हैं, ठीक है? एंड द स्मॉल सॉल्यूट पास ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है? अब जो स्मॉल सॉल्यूट्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये सारे के सारे क्या हैं स्मॉल सॉल्यूट्स हैं और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज़ हो जाती हैं। डिफ्यूज हो जाती है। हाँ जी, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब उसके बाद कौन-कौन से सब्सटेंसेस फ़िल्टर नहीं होते, उसमें जो है ना आपकी ब्लड प्रोटीन्स लार्जर जो प्लाज़्मा प्रोटीन जो मौजूद होते हैं वो, उसके बाद जो है ना रेड ब्लड सेल्स और इसी तरीके से जो प्लेटलेट्स हैं वो भी क्या होती हैं मतलब यहाँ से मूव नहीं कर फ़िल्टर नहीं पाती। होती। अच्छा, फ़िल्टर नहीं होती हैं। उसके बाद रिजल्टिंग फ्लूइड जो भी मतलब जो फ्लूइड कलेक्टेड इन द बोमेन कैप्सूल, जो भी बोमेन कैप्सूल से जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट का नाम। फ़िल्टर। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। अब द प्रोसेस ऑफ रीअब्ज़ॉर्बिंग द यूज़फुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इंटो द ब्लड, कि भाई यूज़फुल सब्सटेंसेस को ब्लड से फ़िल्टर करके किसमें फ़िल्ट्रेट से ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट से क्या करना फ़िल्टर करके किसमें डालना? ब्लड में दोबारा डालना। इस चीज़ को हम नाम देते हैं सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। हाँ, अगर आफ्टर द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ये अकर होता है और मेनली कहाँ पे अकर होता है? इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपा पैनल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है कि ये जो सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन है वो होता है। अब यहाँ पे देखें आप लोग अगर इस डायग्राम में गौर करें कि भाई फिल्ट्रेशन हुई है, फिल्ट्रेशन के बाद ये जो इफेरेंट आर्टरियोल्स हैं वो छोटी-छोटी कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है? क्या होती हैं? ये इस मैकेनिज़्म को देखें ज़रा गौर से कि भई एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, उन एफरेंट आर्टरियोल्स ने कैपिलरीज़ बनाई, उसके बाद दोबारा इफरेंट आर्टरियोल्स बनी हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि हम बात भी करते हैं, जैसे अब ये आर्टरियोल्स हैं, इन्होंने कैपिलरीज़ बनाई और कैपिलरीज़ के बाद दोबारा क्या बन जाती हैं यहाँ पे? वेन्स बन जाती हैं। वेन्स बन जाती हैं। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। अब मेन हमारे मैकेनिज़्म की यस बात सर। हो हाँ, यहाँ पे हमारे मैकेनिज़्म की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है इधर, कि भई यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल्स हैं, ये ब्लड लेके आ रही हैं, जो कि फिर फर्दर किसमें डिवाइड हो जाती हैं? प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। अब होता क्या है कि अब इन्हीं सॉरी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़ में क्या होता है कि रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होती हैं, एब्ज़ॉर्ब होके इन ट्यूबुलर कैपिलरीज़ में चली जाती हैं। और वहाँ से अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो सेक्रीट हो जाता है दोबारा किसमें? वैसे तो इस नाम को हम ट्यूबुलर सेक्रीशन का नाम देते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इस चीज़ को भी बता रहा हूँ कि भई जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो इस रेनल ट्यूब्यूल से एब्ज़ॉर्ब होके किसमें चली जाती हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में चली जाती हैं और उसके बाद जो अगर कोई वेस्ट मटेरियल ब्लड में मौजूद है तो वो फिर ट्यूबुलर सेक्रीशन के ज़रिए इस ट्यूबुलर पोर्शन में रिटर्न हो जाता है। अच्छा जी, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। जी। यस सर। अच्छा जी, मैंने कोई एक प्रोडक्ट मँगवाया था, बंदा गेट खटका के वापस चला गया। कोई मुझे कॉल-शाल नहीं आई। ठीक है कि भई आपका प्रोडक्ट आ गया, आप ले लें। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता ये हुआ कि वो जो मैंने चीज़ मँगवाई है, तो वो फिर ऐसा समझ लें काफ़ी टाइम बाद दोबारा मँगवाना पड़ेगा। अच्छा जी, चलें छोड़ें, आगे चलते हैं। सब्सटेंसेस कौन से रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं? मतलब ये यहाँ से स्टेबुलर तो सर ट्यूबुलर आप खोल लेना दरवाजा। चला गया है वो, चला गया है। भई यहाँ पे एक हॉस्टल है, कोई वो तो नहीं है कि भई आप जो है ना बाहर से खटका के चले जाएँगे, अंदर आ जाएँ। उसका भी आना बनता है ना। आप टेरेस से खैर आवाज़ अफ़सानों की है ऐसी कि मैं टेरेस पे नहीं, सर दरवाज़े आप के आवाज सामने दे मतलब देते ना। ग्राउंड फ्लोर में मैं रहता हूँ और मेरे सामने नहीं भई भई मैं क्यों दूँ? भई कॉल करेगा तो बस पार्सल फिर पिक ठीक करूँगा है। अदरवाइज़ नहीं। भई कॉल करेगा तो पार्सल पिक करूँगा। सर फिर भूल अच्छा, जाए। नहीं मैं दोबारा ऑर्डर करवाऊँगा। भई पैसे तो वही रहने, पैसा तो वही रहने। हाँ, और डिलीवरी चार्जेज़ भी फ्री है। चलें, थोड़ा-सा तंग किया जाता है लोगों को।
चले आगे है सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब कि भाई अब कौन-कौन सी सब्सटेंसेस हैं जो रीअब्सॉर्ब होती हैं। उसमें क्या है, ग्लूकोज है, उसमें अमीनो एसिड है, उसमें विटामिन्स हैं, उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, उसमें वाटर है। ये वो चीज़ें जो इस ट्यूबुलर पोर्शन में जो आ जाती हैं, उनको फिर रीअब्सॉर्ब करके इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डाल दिया जाता है। यहाँ तक बात ओके? हाँ Yes, जी, yes sir. बोले। हाँ। जी ओनली द नीडेड सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब कि भाई वो चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का। किसका? हाँ selective जी। अब मजे की बात selective Selective reabsorption. अब मजे की बात पता है क्या है? यहाँ पे कुछ एक और भी है जो हमें यहाँ पे समझ मतलब नहीं लिखा हुआ, उसका जिक्र नहीं है। एक्चुअली पेरिटबुलर के बाद यहाँ पे वैसा रेक्टा भी आता है। ये भी कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? capillaries वसा रेक्टा आता है, वो भी कैपिलरीज होती हैं हाँ, पेरिट्यूबुलर वो कैपिलरीज के बाद। अब ये भी एक्चुअली रीअब्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में ये टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आगे है ये टब्यूलर सेक्रेशन। टब्यूलर सेक्रेशन में वही होता है द प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन सब्सटेंसेस आर एडेड इनटू द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। अब यहाँ पे ब्लड से फिल्ट्रेट में ऐड नहीं किए जा रहे, और सॉरी मतलब फिल्ट्रेट से ब्लड में नहीं ऐड किए जा रहे, बल्कि ब्लड से किस में ऐड किए जा रहे हैं? ब्लड से किस में ऐड किए जा रहे हैं? जल्दी बताओ ना, इतना स्लो कौन रिस्पॉन्स करता है? Filtrate में. हाँ, अब देखें यहाँ पे ये ग्रीन है, ग्रीन आपको शो हो रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखें कि ये ग्रीन है कि भाई आपका ब्लड आया इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई, सब्सटेंसेस सेक्रीट हुई, जिसकी बेस पे हमने उसको नाम दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। अब वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होती है कि यहाँ से मतलब इफरेंट आर्टरियूल से किस में जाती हैं? पेरिटबुलर कैपिलरीज में जाती हैं। और पेरिटबुलर कैपिलरीज में क्या होता है कि भाई सेलेक्टिव यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होती है, जिसको हम टब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन का नाम देते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्लड में अगर कोई वेस्ट मटेरियल मौजूद है तो फिर उसको टब्यूलर सेक्रेशन के जरिए ब्लड से फिल्ट्रेट में ऐड किया जाता है। अच्छा जी, अब प्राइमरीली ये मैकेनिज्म, ये जो ट्यूबुलर सेक्रेशन का ये सर, जो हाँ, हाँ, बोले। सर ये नीचे ट्यूब 2 क्यों है? क्या हमारे दो? पास तो रीनल पेल्विक्स एक ही होता है. तो अल्लाह खैर इजी करे, है ना? 2 ट्यूब नहीं है, ये एक ही ट्यूब है, दूसरा तो ब्लड है, ब्लड कैपिलरी एक है। ट्यूब अच्छा, ठीक है. हाँ, दूसरा ब्लड कैपिलरी है, वो आपका पेरिट्यूबुलर है जो बाद में वेन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई है? अब ये जो सारा का Yes. सारा मैकेनिज्म है, ये कहाँ पे होता है? एक तो लूप ऑफ हैनल में, मतलब ये ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है लूप ऑफ हैनल में। और सेकंड चीज़ ये कहाँ पे होता है? ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब इसमें दोनों आ जाती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों में ये ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है। अब कौन से सब्सटेंसेस मतलब सेक्रेट किए जाते हैं? जैसे अमोनिया हो गया, ब्लड में जो अमोनिया मौजूद होता है, अमोनियम आयंस। और दूसरी हाइड्रोजन आयंस जो ब्लड में मौजूद होती हैं, उनको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। अब हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करने के पीछे क्या पर्पज हो सकता है? एमन ये मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना। क्या काम है इसका? पीएच को मेंटेन करना। हाँ जी, चलिए ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है पर्पस ऑफ ट्यूबुलर सेक्रेशन। देखें, अब ट्यूबुलर सेक्रेशन का पर्पस यही जो कि आप लोगों ने बता ही दी है कि सर जीपीएच को मेंटेन किया जाता है, कि हेल्प्स मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड एंड यूरिन। नॉर्मल द यूरिन पीएच और उसकी जो पीएच है वो 4.8 टू 7.5 जो है वो मेंटेन किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन प्लेज क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द यूरिन पीएच, मतलब जो ट्यूबुलर सेक्रेशन है उसका मेजर काम यही है कि एक तो यूरिन की पीएच को कंट्रोल करना, और दूसरा होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करना, ताकि ब्लड का पीएच भी मेंटेन रहे और यूरिन का जो पीएच है वो भी मेंटेन रहे। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं। किधर है? हाँ जी, इसमें सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बट आप लोग इस चीज़ को थोड़ा डायग्रामेटिकली भी देख लें कि भई ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्प्शन होती है। रीअब्सॉर्प्शन जो मोस्टली जितना भी मतलब ग्लूकोज होता है, ऑल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मोस्ट ऑल जो है वो ये डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पेरिटबुलर कैपिलरीज में से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, ये किसके ज़रिए? डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होते हैं। हाँ, बाकी जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए यहाँ से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। वाटर किसके ज़रिए एब्ज़ॉर्ब हो जाता है? ऑस्मोसिस के जरिए. और उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये लूप ऑफ फैनल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनल, इसमें भी वाटर क्या होता है? ऑस्मोसिस के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होता है। और उसके बाद ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनल में जो वाटर है वो किसके ज़रिए सॉरी साल्ट है वो भी किसके ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होता है? एक्टिव 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 ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। ये कलेक्टिंग ट्रैक्ट में जो वाटर है वो भी किसके ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होता है? इन चीज़ों को याद रखना लाज़मी है। वो भी ऑस्मोसिस के ज़रिए। हाँ, इसके पीछे वजह मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है?
तो आगे अगले जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो भाई ये ऑस्मोसिस के जरिए कैसे हो रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, डिफरेंट के जरिए कैसे हो रहा है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेक्रीशन है। सेक्रीशन में वही हाइड्रोजन आयंस है, माइंस है, क्रिएटिनिन है, ड्रग मेटाबोलाइट्स है, और इसी तरीके से ये हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयन, इनको क्या किया जाता है, सेक्रीट किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई वो मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड या फिर एक्सेस वाटर या जो साल्ट है वो फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से रेनल पेपिला, और रेनल पेपिला से कहाँ पे चला जाता है, रीनल पेल्विस। renal pelvis। अच्छा। अब उसके बाद बच्चों आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं, कुछ होती हैं कार्टिकल नेफ्रॉन्स, कुछ होती हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स होती है। कौन कौन से 2 टाइप्स होती हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और Cortical मैंडिबुलर नेफ्रॉन्स। अच्छा जी, अब ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है नाम से बता रहे हैं कहाँ पे लोकेटेड होगा, renal cortex। हाँ जी, Cortex नाम से बता रहे हैं, नाम से बता रहा है कि भाई हम कहाँ पे लोकेटेड होंगे, रेनल कॉर्टेक्स में Cortex, लोकेटेड renal होंगे। cortex। हाँ, उनका जो रेनल कॉर्पसल है लाई इन द सुपरफिशियल कॉर्टेक्स। अब ये यहाँ पे देखें आप, जरा मजे से देखें कि भाई अब इनका जो ये यहाँ से लेकर ये आपका इनका ऐसा समझ लें ये जंक्शन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इसी जंक्शन पे लोकेटेड है। अब इस जंक्शन से ऊपर ये कॉर्टेक्स है, ये क्या है, और ये क्या है, Cortex। मेड्यूल, और ये नीचे है मेड्यूला। अब देखें इनके जो ये रेनल कॉर्पसल है ये क्या होता है, सुपरफिशियल कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स के अपर पोर्शन में लाई कर रहा है। और जब भी ऐसे नेफ्रॉन होंगे, जब भी कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे, ऐसे नेफ्रॉन होंगे, उनका ये जो लूप ऑफ एनल है वो शॉर्ट होगा। लूप ऑफ एनल क्या होगा, शॉर्ट होगा। शॉर्ट होगा। शॉर्ट। अब जितने भी ह्यूमन किडनी है ऑलमोस्ट क्या होता है कि भाई 7 to 80% जो ना उसमें, मतलब हमारी किडनी में 70 to 80% क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 70 to 80% Cortical कॉर्टिकल nephron होते हैं। नेफ्रॉन। अच्छा जी। अब इनका काम क्या होता है कि एक्ट अंडर नॉर्मल वाटर कंडीशन, कि भाई जब हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती तब ये एक्टिव होते हैं और हमारे ब्लड वॉल्यूम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन को। अच्छा जी, यहाँ तक बात ओके है। यस सर। अच्छा जी, आगे जो ना आप आगे चले हैं, ठीक है, ये भी वही चीज है। जैसे कि ये यहाँ पे देखें, अब अगला है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की आप बात कर लें कि अब ये लोकेशन इसका क्या है कि ये जक्स्टा, जैसे मैंने आपको बात की कि ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला का जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे ये लाई करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो लूप ऑफ हैनल है वो डीपली क्या होता है, मेड्यूला में घुसा हुआ होता है। मतलब क्या है कि डीप इनटू द मेड्यूला, कि मेड्यूला में ये अंदर की तरफ होता है, बहुत नीचे की तरफ। अब हमारी किडनी में क्या होता है, 20 to 30% के जो नेफ्रॉन है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है। अच्छा जी, इनका क्या काम है, इनका काम होता है कि भाई वाटर शॉर्टेज से प्रोटेक्ट करना, और इनका काम होता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ज्यादा से ज्यादा वाटर वाटर की को रीएब्जॉर्प्शन करवाना। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। हाँ, हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, वाटर इन मतलब कि वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी आपको पता है डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है। उसमें जो ना आपको पता है एक तो उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है और दूसरा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन होता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होगा कि भाई जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करना, ब्लड से रिमूव करना और फिर बॉडी से रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है कि भाई जो ना ये 2 तरह की यूरिन प्रोड्यूस करता है वाटर और साल्ट को बैलेंस करके। एक होता है डाइल्यूट यूरिन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, आप इसको जो ना हाइपरटोनिक जो ना हाइपोटोनिक यूरिन भी आप कह सकते हैं, यस सर। हाइपोटोनिक यूरिन भी आप कह सकते हैं। हाँ, और इसको आप हाइपरटोनिक यूरिन भी कह सकते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन। अच्छा जी, अब जो डाइल्यूट यूरिन होता है, ठीक है, इसमें ज़ाहिर सी बात है आपको पता है वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, इस वजह से इसको फ्लूइडिंग का भी नाम दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कंसंट्रेटेड यूरिन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब डिहाइड्रेशन होती है। ठीक है, इसमें कोई खासी इतना भी कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ, बस यही इनका फंक्शन है कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन क्या है कि भाई वाटर और साल्ट को बैलेंस रखना, और वाटर और साल्ट को बैलेंस रखना या इसको मद्देनजर रखते हुए 2 तरह का यूरिन प्रोड्यूस होता है, डाइल्यूट यूरिन जिसको हम हाइपोटोनिक यूरिन भी कहते हैं, और जो कंसंट्रेटेड यूरिन है उसको हम हाइपरटोनिक यूरिन भी कहते हैं। डाइल्यूट यूरिन में जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, सांस की क्वांटिटी कम होती है, और कंसंट्रेटेड यूरिन जो है ना इसमें सांस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। वजह क्या, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। ओके, यस सर। यस सर। चलें चलें जी। वैसे आपको बताऊं हम ये 3rd लेक्चर पढ़ रहे हैं जनरल उसका, मतलब 3 लेक्चर एक दिन में।
पहले जो है ना ये जो लेक्चर बने माशाल्लाह। हुए हैं, स्लाइड्स बने हुए हैं वो पुराने मतलब उसके हिसाब से बने हुए हैं, मैंने खुद मॉडिफाई नहीं किए अभी। तो ये पुराने स्लाइड्स हैं, समझ लें कि 3 अभी तीसरा हम स्लाइड स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब तीसरा लेक्चर। अच्छा जी, आगे है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली होती है सर बोलें जी। तो ये टू टाइप के रेफरॉल है ना, तो ये हाँ। एट अ टाइम यानी अगर हमारी बॉडी में वाटर कम हो तब वो दूसरा एक्टिव होगा। नहीं, वो भी एक्टिव होता है। फंक्शन दोनों? दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं, दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहे ठीक होते है, ओके। हैं। ऐसा नहीं होता कि भी वो एक्टिव है, वो इनएक्टिव है, काम दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि कौन कैसे लेकिन काम। ज़्यादा हाँ, हाँ, ठीक है, उस वक़्त लेकिन ये हाँ, जैसे अब मेरी बात सुने, वाटर की मतलब डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी होगी। अब उस दौरान एक नहीं तो उस दोनों टाइम एक्टिव होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन दोनों लेकिन वो एक्टिव थोड़ा कम होंगे। करेगा ना और बनिस्बत हाँ, वो कम करेगा और दूसरा ज़्यादा करेगा। ठीक है, और इसके लिए भी एक्चुअली फिर ओके, हार्मोनल कंट्रोल होता है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं इस चीज़ को। अच्छा ठीक जी, है, प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा आसान कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? इस डायग्राम को समझ लें, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर बहुत बहुत ईज़ी है। अब होता क्या है बच्चों, हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये क्या मतलब पेन नहीं लगा हुआ यहाँ पे? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमने पढ़ा था कि भई ब्लड क्या होता है? ब्लड से कौन-कौन सी चीज़ें सेक्रीट होती हैं? सर ग्लूकोज ग्लूकोज है, साल्ट और वाटर सॉल्ट, ठीक है जी। विटामिन अच्छा, बात कर लें, अब कर रहे हैं, होता क्या है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो वाटर है वो इस सराउंडिंग में आ जाता है। ये आपका जो वो मेडुलरी स्पेस है, इंटरस्पेस है मेडुला का। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो वाटर है वो इसमें चला आता है, ठीक है? इसमें और भी जो ज़रूरी ज़्यादातर वाटर की बात होती है यहाँ पे, ठीक है? कि जो वाटर है वो क्या होता है कि उस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकल के ये स्पेस है मेडुला का, मेडुलरी स्पेस, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और इसी दौरान देख लें कि भई जैसे-जैसे आप मूव करेंगे, ठीक है? कि ये ब्लड है, ये नीचे की तरफ आएगा, सॉरी यूरिन की बात कर लें, ब्लड भी आ रहा है नीचे, बट अब बात कर लें ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो नीचे आ रहा है। अब ये आपको पता है इस पूरे डायरेक्शन में सिर्फ़ एक ही चीज़ रीअब्ज़ॉर्ब होता है, दैट इज़ वाटर, वाटर। वाटर अब उसके बाद जब यहाँ से डायरेक्शन अपोज़िट होता है, डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट अब होता है यानी एसिडिक अपोज़िट हाँ, असेंडिंग लूप ऑफ फनेल में जाती है, तब यहाँ से सोडियम को ब्रेक निकाल लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड कह लें या साल्ट कह लें, इनको क्लोराइड निकाल लिया। अब जैसे ही यहाँ से इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से साल्ट निकाल लिया जाता है, तो अब इस पूरे में जो मतलब जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रह जाती है और साल्ट की क्वांटिटी क्या रहती है? कम रह जाती है। कब अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वाटर तो उस साइड पे जाएगा जहाँ पे साल्ट की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अब इस वजह से ज़्यादा होगी ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होता है कि यहाँ से जो मतलब इस ये असेंडिंग लूप ऑफ फनेल से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या हो जाता है, जो मेडुलरी स्पेसेस हैं उनमें आ जाता है। अच्छा जी, अब इसी दौरान क्या होता है कि आप इस साइड पे भी देख लें कि भई यहाँ से तो ब्लड नीचे जा रहा है, 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 जा रहा है और जा रहा है। अब दूसरी तरफ यहाँ से जो आपका ब्लड है सॉरी जो कह लें कि जो फ़िल्ट्रेट है वो यहाँ से यूरिन नीचे यूरिन नीचे जा रहा है या फ़िल्ट्रेट नीचे जा रहा है। अब इसी दौरान क्या होता है कि भई आपके मतलब आप कह लें इस फ़िल्ट्रेट से क्या होता है कि जो यूरिया वगैरह या कुछ इस तरह की दूसरे सब्सटेंसेस क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं और रिलीज़ होके उस ब्लड में शामिल हो जाती हैं। ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज़ हो डिफ्यूज जाती आउट हो है। जाती है। अब इसकी बेस पे क्या होता है कि आपके ब्लड में साल्ट की या आप कह लें कि जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, या मेंटेन हो जाती अब है। हाँ, जैसे ज़्यादा हो जाता है तो फिर वाटर उसी साइड पे चला जाएगा जहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। यस सर। ऐसे है कि नहीं है? यस, जी, अब उस वाटर भाई को चकमा दे के जो यूरिया है वो दोबारा किसमें आ जाता है? फ़िल्ट्रेट में चला आता है। बात समझ में आई? इस तरीके से जो जी ना सर। हाँ, वाटर की जो ना क्या की जाती है, क्वांटिटी को रेगुलेट किया जाता है। रीअब्ज़ॉर्प्शन, अब यहाँ पे देखें हाँ, अब यहाँ पे देखें मेन चीज़, इस दौरान आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे मूव कर रहा है? वैसे कहाँ रेक्टल पे मूव कर रहा ये है ब्लड आपका? ये हमारी बॉडी के ऊपर जा रहा है ना? मेडुला हाँ, पे मतलब जा रहा हमारे है। वेनस वेनस सिस्टम में जा रहा है। मेडुला में नहीं क्या आप वेनस में जा रहा है, आपकी वेन में जा रहा है, मतलब वैसा रेक्टा कैपिलरीज़ है तो यहाँ से आगे वेन में जाएगा ना, रिटर्न हो रहा है ब्लड आपकी किडनी से। अब इसी दौरान क्या होता है कि भई वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन होती है और दूसरी तरफ उसी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, अब उसमें क्या होता है कि भई आपका जो यूरिया है वो किसमें जा रहा है?
दोबारा फिल्ट्रेट में जा रहा है। अब यहाँ पे अब इस चीज में देखें कि यहाँ पे ब्लड की फ्लो और इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की जो फ्लो है वो एक दूसरे की क्या है, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट है। हाँ, ये क्योंकि यहाँ से ये नीचे जा रहा है और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। अब ये जो अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड है, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या आप कह लें कि रीनल ट्यूब्यूल में और वेसा रेक्टा में जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो अपोजिट है। अब इस अपोजिट मूवमेंट की वजह से इस मैकेनिज्म को नाम दिया गया है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं कि जब हमारी किडनी में फिल्ट्रेट और जो ब्लड होती है उसकी जो मूवमेंट होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहाँ तक बात हो क्या है? यस Yes, सर sir. जी अब यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी ऐसा है और इधर भी ऐसा है कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और ब्लड नीचे आ रही है। तो यहाँ से भी आप देख लें कि भाई जिसमें क्या होता है कि आपका ब्लड और जो फिल्ट्रेट है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। यहाँ तक बात ओके? यस Yes, sir. हाँ जी, जी। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको सारा कुछ डाटा हमारे पास लिखा हुआ है कि a mechanism in the kidney where the filtrate in the Lopa funnel and the blood in the vasa recta flow in opposite direction। इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब फंक्शन क्या होता है कि जाहिर सी बात है फंक्शन यही है कि क्रिएट एंड मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द रेनल मेड्यूला, कि रेनल मेड्यूला में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि दोनों की जो मिकदार है साल्ट की, वाटर की या फिर प्रॉपर चीज, हर चीज उसका जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। अब इसकी वजह से क्या होता है कि भाई ये जो जैसे मैंने कहा था कि सारा का सारा ब्लड किस में आ गया था, रेनल मेड्यूला के स्पेसेस में आ गया था। मैंने बात की थी ना बात ये। Yes, sir. यस सर अब यही होता है कि भाई इसी ये जो मतलब जो मेड्यूला के जो मेड्यूलर स्पेसेस हैं यहाँ से अराउंड अबाउट 99.5 जो वाटर है वो इसी मैकेनिज्म के तहत एब्जॉर्ब किया जाता है। फिल्ट्रेट से तो जो वाटर है वो कहाँ पे आ गया, मेड्यूलरी स्पेसेस में आ गया। अब उसी मेड्यूलरी स्पेसेस से जो Yes, वाटर है वो किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसा रेक्टम है। वैसा रेक्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या बात है जी। उसके बाद है असेंडिंग लैम्ब एंड एल्डोस्टेरॉन। अब उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई वही असेंडिंग लूप ऑफ फेनल की बात की जा रही है कि यहाँ से जब ऊपर हम जा रहे हैं इधर असेंडिंग लूप ऑफ फेनल में, तो इस दौरान क्या होता है कि जो NaCl है उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड वही जो मेड्यूला में मौजूद है। मेड्यूलर में। हाँ, अब इसी दौरान क्या होता है कि भाई जिसकी बेस पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ मेड्यूला, कि भाई आपके मेड्यूला में यहाँ पे किसकी जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। अब जैसे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे वाटर भैया किधर जाएंगे, बाहर उसी की तरफ। अब ये बात समझ में आई है कि एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेट होने के Yes, पीछे sir. वजह भी क्या है, ताकि NaCl की रीअब्जॉर्प्शन हो। जब NaCl की इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो उसके बाद वहां पे वाटर भैया अकेले पड़ जाएंगे, फिर वो वाटर भैया भी वहां से अपना नहीं। रास्ता निकाल देते हैं। सर ये हमारे पास जो ये हार्मोन है ये तभी एक्टिव होगा जब डिहाइड्रेशन होगी ना। वाटर की वैसे थोड़ी होगा। कंसंट्रेशन कम होगी, हम डिहाइड्रेशन होगी, Okay. डिहाइड्रेशन, तब ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप बात कर लें कि भाई एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, सोडियम आयंस की। क्या हुआ भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा था, जैसे ही वो असेंडिंग लूप ऑफ फेनल से गुजरा हमारे एल्डोस्टेरॉन भैया ने कहा भाई आप किधर जा रहे हो, साइड पे हो जाए, यहाँ से आप नहीं जा सकते आगे। तो वहां से भाई सोडियम आयंस NaCl को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, बाहर निकाल दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि फिर जब वाटर भैया यहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने कहा भाई मैं तो अकेले नहीं जाऊंगा, मैं तो सोडियम को लेके जाऊंगा, साल्ट को लेके जाऊंगा, साल्ट के साथ तो मेरी अच्छी दोस्ती है। तो इसकी बेस पे क्या हुआ, वाटर ने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, पक्का मेरा जवाब है। तो वो भी वहां से ऑस्मोसिस के जरिए निकल गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से वैसे इसका पर्पज एक ये भी होता है कि भाई जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें उसमें साल्ट और वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस करना। बट आपको पता है वाटर हमारी बेसिक नीड होती है, इस वजह से जो ना एल्डोस्टेरॉन अपना Yes, जो sir. फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है और सारा का सारा जो मतलब ब्लड मतलब जो ये पेरिटेबुलर स्पेसेस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसमें वाटर इक्यूमुलेट हो जाता है। अब उस वाटर की इक्यूमुलेशन के लिए भी हमने बात की थी कि यूरिया भाई कोऑपरेट करता है, कि वो यूरिया क्या करेगा, इन पेरिटेबुलर कैपिलरीज यानी जो वैसा रेक्टा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इनमें ऐड हो जाएगा। और जैसे ही ऐड होगा तो क्या होगा उससे, कि जो वाटर है वो फिर इन ट्यूब्यूल्स में मतलब जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऐड हो जाएगा और वाटर जो है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी फिर जो यहाँ पे यूरिया वगैरह होता है वो दोबारा किस में चला जाता है, इस कैनाल में चला जाता है। ये कोई नई चीज तो नहीं बोली ना मैंने, बोला है तो बताओ। No, sir. हाँ सर वही पुरानी बातें कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद डिसेंडिंग लैम्ब है, आप लूप ऑफ फेनल की बात कर लें जिसमें एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो सेक्रीट होता है।
अब हाई मेड्यूलरी ऑस्मोलेटरी कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे आपने बात किया था कि भाई ये जो मेड्यूला है उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, यही हमने बात की है, ऐसे है कि नहीं है? जी यस यही सर। बात की थी जी ना हमने सर। कि भाई ये जो ये मेड्यूला है इसकी जो स्पेसेस हैं इसमें NaCl को क्या कर लिया गया, रिमूव करवा लिया गया, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। अब जब इसी चीज की क्वांटिटी हाई हो जाती है तो उसकी बेस पे क्या होता है कि यही चीज फिर स्टिमुलेट करता है किसको, कि वाटर को, के टू मूव आउट ऑफ द डिसेंडिंग लैंप बाय ऑस्मोसिस, कि भाई ऑस्मोसिस के जरिए क्या हो कि भाई जो वाटर है वो यहाँ से क्या कर जाए, रिमूव कर जाए। रिमूव हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आई है? अब फिर यस उसके सर। बाद क्या हुआ कि भाई जी। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मैं इसको पहले शुरू में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन पढ़ता था, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या करता है कि फिर जो ना ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उन वहां पे क्या करता है, वाटर की जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है और वहां से भी वाटर क्या होता है फिर सेक्रीट होने लग जाता है। ये यहाँ पे आप देख लें मेरे ख्याल से, यहाँ पे कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इन कलेक्टिंग डक्ट्स में भी फिर मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यहाँ पे सेक्रीट होती है और फिर क्या करता है कि वो इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और फिर वाटर यहाँ से क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, ऑस्मोसिस के जरिए वो बाहर निकल जाता है, मूव आउट हो जाता मूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तीनों हार्मोन का फंक्शन भी ओके है और उसके बाद मैकेनिज्म भी ओके है। है। सर 2 Then हार्मोन से 3 कहाँ से? 2 हार्मोन है ना, 2 ही बोला था ना मैंने, एक एडीएच 2 है। मैंने 2 ही बोला था ना। 3 बोला था। अल्लाह खैर करे, खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब उसके ओके बाद हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, सोर्सेज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि भाई जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है कि इस हार्मोन को सेक्रीट करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है, मतलब अब यूरिनरी सिस्टम से रेलेवेंट कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर हम उनकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए डिसऑर्डर्स में वैसे तो यहाँ पे 2 चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब उनमें एक है एजिंग। एजिंग का क्या मतलब है, आपको पता है जैसे मतलब जैसे-जैसे हम क्या होते हैं, ग्रो करते जाते हैं, तो उसके बाद मैक्सिमम ग्रोथ के बाद मैक्सिमम ग्रोथ के बाद क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, वो उनकी जो कह लें कि जो डिवीजन है वो सीज़्ड हो जाती है, सेल डिवीजन रुक जाती है। सेल डिवीजन रुक जाती है, जिसकी बेस पे जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो रिप्लेस नहीं हो पाते। रिप्लेस नहीं हो पाते और रिप्लेस ना होने की वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता से डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? इसी वजह से इस मैकेनिज़्म को हम नाम देते हैं एजिंग का, कि भई क्या होता है कि भई हमारे जितने भी सेल्स हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा वो 200 टाइम्स, मुझे कन्फर्म नहीं है, मेरे ख्याल से कु कु 200 टाइम्स तक मेरे ख्याल से हमारे सेल्स डिवाइड हो सकते हैं। जब वो 200 टाइम्स डिवाइड हो जाएँ तो उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होते। अब उसके बाद वही जो सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, डाई होने लग जाते हैं। जैसे वो डाई होने लग जाते हैं तो जो स्किन है वो फिर जो ना समझ लें वो रिंकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो ना अपीयर होने लग जाती हैं। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एजिंग का। अच्छा जी, अब यही जो एजिंग है वो सेवरल वेज से इम्पैक्ट करती है। इसका एक कॉमन चले मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि सेवरल वेज में कैसे। देखिए एजिंग जब होती है तो उस दौरान यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता। यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली जो ना एम्प्टी नहीं होता, जिसकी बेस पे क्या होता है कि वहाँ पे जो ना यूरिन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। यूरिन के एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से जो यूरिनरी डिसऑर्डर्स है वो हो सकती है। ये पॉसिबल है। और उसके बाद सेकेंडली ये है कि जो है ना उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उनका जो मतलब समझ लें कि जो पूरे बॉडी के ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर्ली फिर उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते। अच्छा जी, आगे है जो ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस डिफरेंट होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? मेजर यहाँ पे यूटीआई की हम बात करते हैं जो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है? जिनको हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। और उसके बाद इन मतलब इसी चीज़ को स्टडी करना, ठीक है? मतलब हमारे किडनी को स्टडी करना, हमारे इस यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करना, उन यूरिनरी सिस्टम के डिजीज़ को डिस्कस करना क्या कहलाता है? यूरोलॉजी कहलाता है, ठीक है? ये डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, ठीक है? ये जैसे कि हम शुरू में मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किडनी स्टोन है वो जेनेटिकली भी हो सकता है। किडनी स्टोन बल्कि वो आगे ही आएगा, चलिए उधर ही बता दूँगा, ठीक है? कि भई क्या होता है कि जो किडनी के डिज़ीज़ हैं उनको स्टडी करना और किडनी की फंक्शनिंग एब्नॉर्मैलिटीज़ एटसेट्रा सारी चीज़ों को स्टडी करना, ये बायोलॉजी के कौन से ब्रांच में ये स्टडी किया जाता है, वो है यूरोलॉजी, ठीक है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील विद डिज़ीज़ एंड एब्नॉर्मैलिटीज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट से रेलेवेंट जो एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, उनसे रेलेवेंट जो डिज़ीज़ हैं, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है?
यूरोलॉजी कहलाता है। अच्छा, आगे है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे हम नाम देते हैं जनरली। यूटीआई अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, दोनों में अकर होता है, बट 50 टाइम्स मोर होता है देन मेल्स, ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। वजह क्या है? शॉर्टर ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के शॉर्टर होने की वजह से क्या होता है कि जो फीमेल्स में यूटीआई के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब इफेक्टेड एरियाज़ आगे कौन से हैं? यूरेथ्राइटिस है, ठीक है, यूरेथ्राइटिस। अब ये क्या है कि यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अब इसी तरीके से सिस्टिटिस है, सिस्टिटिस क्या होता है कि भई जो ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्टेड हो जाए। अब उसके बाद नेफ्रिटिस है, जिसमें क्या होता है कि जो किडनी है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब उसके बाद एक और चीज़ है कि भई जो यूरेटर्स हैं वो रेयरली इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो कह लें कि जो यूरेटर है वो बहुत लीस्ट इफेक्टेड होता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि भई होगा, पॉसिबल है। अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि भई इनकी सबसे मेन वजह क्या है कि भई काज़्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द फीकल मैटर से जो बैक्टीरिया हैं वो ये काज़ करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए वही एक ही चीज़ है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या किए जाते हैं, टेक किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। अब इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ई. कोलाई की बात कर लें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी? यस सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा जी, ई. कोलाई हो सकता है, एसेरिया कोलाई जो कि ये यूटीआई काज़ करता है। उसके बाद जो ना ये गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया। तो अब ये क्या काज़ करता है? ये यूरेथ्राइटिस काज़ करता है या गोनोरिया डिज़ीज़ काज़ करता है। अब उसके बाद जो है ना फर्दर ये ट्रिपोनीमा प्लैडियम, ठीक है, ये काज़ करता है, ये भी सिफिलिस काज़ करता है। ये भी एक किस्म की क्या है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ये उसकी कैटेगरीज़ हैं इस तरह की, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक सेगमेंट को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट किडनी स्टोन है, ठीक है, किडनी स्टोन क्या जो नेफ्रोलेप्टियासिस इसको कहते हैं, मतलब किडनी स्टोन को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल डिपॉजिट हो जाती हैं फॉर्म्ड इन द किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो ना मतलब क्रिस्टलाइज्ड जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं। अब इनका जो साइज़ है वो चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, स्मॉलर एज़ ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब रेत के छोटे-छोटे ज़रे जितने भी हो सकते हैं, गोल्फ बॉल जितना भी हो सकते हैं, ठीक है, इतने मतलब इनकी साइज़ वेरी कर सकती है। अब मे रिमेन इन द किडनी, किडनी में भी रह सकते हैं और वहाँ से पास होके यूरिनरी ट्रैक्ट से भी पास हो सकते हैं। अगर स्मॉलर है तो वो पास होके चले जाएँगे, अगर लार्जर है तो वो उसी यूरिनरी ट्रैक्ट में फँस जाएँगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन हो सकती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हुए होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन होते हैं, 70% तक जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन पाए जाते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के भी जो है ना स्टोन बन सकते हैं, यूरिक एसिड के भी जो है ना स्टोन बन सकते हैं, इसी तरीके से सिस्टीन के भी जो है किडनी स्टोन बन सकते हैं। अब उसके बाद स्टैग हॉर्न स्टोन की बात की जा रही है। स्टैग हॉर्न एक्चुअली इसे इस वजह से कहा जा रहा है कि बारहसिंगा, स्टैग हॉर्न मेरे ख्याल से बारहसिंगा को कहते हैं ना? सर ये आवाज आ रही है क्या मेरी? यस हाँ, सर। हाँ, आ रही है, आ रही है। सिस्टीन किसको कहते हैं सर? सिस्टीन क्या हुआ? सिस्टीन किसको सिस्टीन, कहते हैं? सिस्टीन ये जो ना कह लें कि जो ना मिनरल है एक किस्म की। चलें 1 मिनट, ठीक है? तो हाँ, कि ये अमीनो एसिड है फॉर्म मतलब अमीनो एसिड है एक सिस्टीन। सिस्टीन इज़ एन अमीनो एसिड फॉर्म्ड बाय 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सिस्टीन है ये अमीनो एसिड की बात कर लें, जो केराटिन, हेयर वगैरह नेल्स में मौजूद होता है, ठीक है? वही क्या होता है कि 2 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है? और 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है? तो ये मतलब आप इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इज़ इट ओके? यस। या चलें, सर। इसके बाद ये वही जो ना मतलब हेयर्स में, स्किन्स में, नेल्स में जो ना ये मौजूद होता है, वहाँ पे मतलब कंपोज़िशन जो ना इसकी कंपोज़िशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? अच्छा जी। और उसके बाद नेक्स्ट जो ना फिर फर्दर हाँ, स्टैग हॉर्न स्टोन की बात कर रहे थे, ठीक है? स्टैग हॉर्न स्टोन। स्टैग हॉर्न स्टोन एक्चुअली जैसे आपको पता है बारहसिंगा की बात की गई है, उसके जो हॉर्न्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी सेम जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये एक स्टोन पड़ा हुआ है, अब इसकी ब्रांचेज़ हैं, ब्रांचेज़, और पॉसिबल है कि ये ब्रांच टूट के एक अलग स्टोन भी बन सकता है। ब्रांच टूट के
अलग स्टोन भी बन सकते हैं। अलग स्टोन भी बन सकता है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है स्टैग हॉर्न, मतलब एक लार्ज ब्रांचिंग टाइप ऑफ स्टोन है, एक बड़ा होता रहता है और फिर उसके जो सेगमेंट्स है वो टूट जाते हैं और टूट के फिर वो अलग मतलब एक किडनी स्टोन की कैटेगरी बन जाती है। ठीक है? तो इसी वजह से जो है ना अब स्टैग हॉर्न स्टोन समझ लें कि एक किस्म की एक जेनेटिकली आप कह सकते हैं कि ऐसे स्टोन्स फिर जेनेटिकली भी हो सकते हैं। ठीक है? तो सेल्स हैं उनमें जो है ना फिर ऐसे मतलब वो हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं कि उनकी फिर वो उनका काम ही होता है कि वो उन मिनरल्स को एक्यूमुलेट करके जो है ना स्टोन बनाने लग जाते हैं। ठीक है? मतलब सेल्स जब उन मिनरल्स को एक्यूमुलेट करता है, उन मिनरल्स की एक्यूमुलेशन से फिर वो स्टोन बन जाता है। तो जेनेटिकली पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? वैसे तो मैं पहले बोलूँ तो मेरे जो दादा हैं, ग्रैंडफ़ादर उनको किडनी स्टोन हुआ। उसके बाद मतलब मेरा जो कज़न है, ठीक है? वो उनकी डेथ किडनी स्टोन से हुई। अगर कह लें तो दादा की डेथ भी किडनी स्टोन से हुई। और उसके बाद इस कज़न के जो है ना मेरे ख़्याल से 3-4 बेटे थे, उसमें एक बेटी को किडनी स्टोन हुआ। तो आप देखें ये जेनेटिकली चलता आ रहा है। इवन अगर आप फिर इधर से आप मेरे छोटे भाई की बात कर लें, उनमें भी किडनी स्टोन था। तो अब ये जेनेटिकली होता है। अगर एक दफ़ा किडनी स्टोन हो गया तो समझ लें कि फैमिली में कहीं पे भी अपीयर हो सकता है। हाँ, इसको प्रिवेंशन है, रोका जा सकता है कि भई आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, मिनरल्स इनटेक अगर कर रहे हैं तो फिर उसकी रेगुलेशन भी ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है? वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो जो जेनेटिकली है पॉसिबल है बट आप इसको किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, ये मैटर करता है। अच्छा, आगे सिम्पटम्स ऑफ किडनी स्टोन है। स्फीयर लोअर बैक पेन है, ब्लड इन यूरिन मतलब यूरिन में ब्लड का आना, इसी तरीके से नौजिया, वोमिटिंग, फीवर, चिल, क्लाउडी एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना काज़ेज़ ऑफ किडनी स्टोन जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स होते हैं मतलब डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, तो उन्हीं की एक्यूमुलेशन से ही एक्चुअली क्या बनती है, किडनी स्टोन बनती है। अब जैसे देखें हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है? अब हाइपरकैल्सीमिया में ज़ाहिर-सी नाम से बता रहा है कि हाइपर का मतलब ज़्यादा, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम। तो जब ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी हाई हो जाए तो वो हाइपरकैल्सीमिया कहलाता है। और उसके बाद क्या है? हाइपरकैल्सीयूरिया, ठीक है? यूरिया, ठीक है? तो अभी हाइपरकैल्सीयूरिया का क्या मतलब है कि भई यूरिन में कैल्शियम की क्वांटिटी का हाई होना। अब इसी तरीके से हाइपर ऑक्ज़िलेरिया, ठीक है? तो अब इसमें जो यूरिन है उसमें ऑक्ज़ेलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी तरीके से हाइपर यूरिसीमिया मतलब अब ब्लड में क्या होगी, यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और डिहाइड्रेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो यूरिन है वो वाट कंसंट्रेटेड यूरिन कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होता है, उसके पीछे वजह ये है कि वाटर शॉर्टेज होने की वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड होता है। तो अब यूरिन जो कंसंट्रेटेड होता है कि हो सकता है कि उसमें जो मौजूद मिनरल्स हैं, उसमें जो साल्ट्स हैं, वो कंबाइन हो जाएँ, ठीक है? वो क्या हो जाए? कंबाइन हो कंबाइन हो जाए जाए। और उनकी कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है कि क्या बन जाए? क्या बन जाए? स्टोन, ठीक है? मुझे ऐमन बच्ची बता दो ये ऊपर क्या लोकेटेड है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, क्या बात है जी। अच्छा जी, आगे है किडनी फेलियर। क्या? किडनी फेलियर। डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन कि भई जब आपकी किडनी मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दे या मतलब फ़िल्टरिंग करना छोड़ दे तो समझ लें किडनी फेलियर हो गई है। अब 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? एक होता है क्रोनिक रेनल फेलियर, अब ये आहिस्ता-आहिस्ता किडनी जो है ना वो फंक्शनिंग अपनी स्टॉप कर देती है और ये इरिवर्सिबल होता है। अब उसके बाद जो है ना ये एक्यूट रीनल फेलियर है, ये सडन हो सकता है और ऑफ़न रिवर्सिबल मतलब सडन किसी चांसेस की वजह से, किसी डिज़ीज़ की वजह से किडनी की जो फ़िल्टरिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती। तो उसका फिर मेडिकेशन से वो दोबारा रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन क्रोनिक का क्या मतलब है कि भई आपका किडनी काम करना ही छोड़ दे, ठीक है? मतलब वो इतना डैमेज हो जाए। अच्छा जी, अब काज़ेज़ ऑफ किडनी फेलियर क्या हो सकते हैं कि भई इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पेल्विस और जो टिश्यूज़ वगैरह में मौजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब उसके बाद नेफ्राइटिस हो सकता है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई की जो मतलब वो डैमेज हो जाए। सेकंड चीज़ ब्लड प्रेशर हो सकता है कि ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो उसकी बेस पे भी किडनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और किडनी नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस आपको पता है शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि शुगर के क्रिस्टल बन जाएँ जिसकी बेस पे किडनी जो है ना वर्क करना छोड़ दें। डायबिटीज़ मेलाइटस से रेलेवेंट एक और टर्म भी है, वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब इस केस में जो है ना यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है, वजह क्या है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की क्वांटिटी कम होती है। वाटर रिटेंशन नहीं होती, वाटर रीअब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी बेस पे जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो वेरी डाइल्यूट होता है। नेक्स्ट है एक्यूट रेनल फेलियर।
इसमें एक्चुअली हीमोरेज होता है, ट्रोमा आप जिसे कह लें, वोमिटिंग, डायरिया, डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का क्या मतलब है कि भई एक्सेस जो यूरिन लॉस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का लॉस हो जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो है ना किडनी स्टोन या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किडनी फेलियर की पीछे वजह। और उसके बाद सीवियर नेफ्राइटिस, मतलब ज़ाहिर-सी बात है किडनी में इन्फ्लेमेशन, या फिर आप बात कर सकते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तब जो है ना समझ लें कि जो किडनी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। ठीक है, ये उनके कॉजेज़ है क्रोनिक और एक्यूट। अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डायलिसिस। डायलिसिस क्या है कि आर्टिफिशियल मेथड टू रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी फेल्स। जब आपका किडनी काम नहीं कर रहा होता, तब जो ना आर्टिफिशियल मेथड इंड्यूस करवा के जो ब्लड को फिल्टर करवाने का मेथड है, उसको हम नाम देते हैं डायलिसिस का। उतना तो एफिशिएंट नहीं होता जितना जो ना आपका क्या है नेचुरल किडनी है, अलबत्ता बेनिफिशियल होता है किसी न किसी हद तक। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है हीमोडायलिसिस, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। फर्स्ट हीमोडायलिसिस दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो ब्लड है उसको बॉडी से निकाला जाता है, उसको क्लीन किया जाता है और क्लीन करके जो है ना फिर दोबारा बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब इसके लिए हम उसे एक मशीन से गुज़ारते हैं, उस मशीन का नाम है डायलाइज़र। उस मशीन का नाम क्या है? डायलाइज़र। अब उस डायलाइज़र एक्चुअली पूरा जो कंपोनेंट सिस्टम की बात कर लें, एक तो मतलब वही मशीन है, उसकी एक डायलाइज़र सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद जो है ना उसमें डायसलेट फ्लूइड होती है या डायलिसिस फ्लूइड होती है, और उसके बाद उसमें पंप और ट्यूबिंग सिस्टम होता है ताकि ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट किया जा सके। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी, Yes, sir. महवेश, अमन, आ रही है आपकी आवाज़। महवेश बैठी हुई है? यस सर, आ रही महवेश, है आपकी आवाज़। नाराज़गी है बच्चे कोई? जैसे सर हम बात कहते हैं, नाराज़गी है बच्चे कोई? नहीं, नहीं। हाँ, बोले ना फिर। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, ये आपको इधर शो हो रहा है कि भई आपके हाथ से हमने ब्लड निकाला और ये ब्लड यहाँ से आया और यहाँ पे हमने लगाया पंप, एट्रियल प्रेशर मॉनिटर कि भई आपकी आर्टरी से आने वाले ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है, कम है तो उसको तेज़ करता है। और उसके बाद क्या है कि भई अगर उसके में ब्लड कम है तो ऊपर से जो सलाइन सॉल्यूशन है वो भी ऐड कर दिया जाता है। अब इस सब को गुज़ारा जाता है इस डायलाइज़र से, उस मशीन से, आर्टिफिशियल किडनी से गुज़ारा जाता है। अब क्या होता है कि भई जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक अलग ट्यूब के ज़रिए क्या होता है कि उस यूज्ड डायस्लेट, मतलब जो डायलिसिस फ्लूइड है, एक चैम्बर होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल सारा एक्यूमुलेट होता है, और दूसरी तरफ से जो फ्रेश डायस्लेट फ्लूइड है वो डाल दिया जाता है। अब होता क्या है, इस चीज़ को आप देखें कि भई एक साइड से क्या होता है कि जो ये डायस्लेट फ्लूइड गुज़रता है। अब ये डायस्लेट फ्लूइड क्या करेगा, जो इस जो ब्लड में मौजूद जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको उठा के, मतलब उसको कैप्चर करके इस साइड पे चला जाएगा। तो बीच में उनके लगी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि अगले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है? तो इस तरीके से जो फिर ब्लड है वो फ़िल्टर होके फिर वेनस, फिर यहाँ पे मतलब एक आप समझ रहे हैं कि एक प्रेशर जो ना एयर प्रेशर जनरेटर लगा होता है जो उस ब्लड का जो प्रेशर है उसको दोबारा क्या करता है, रेगुलेट करता है, और रेगुलेट करके उसको दोबारा जो वेन्स हैं उनमें इंसर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? कि भई होता ये है कि 2 कैथेटर यूज़ किए जाते हैं। एक ऐसा होता है जो एक आपकी आर्टरीज़ से निकाला जाता है और उस कैथेटर को जो है इंजेक्ट करवाया जाता है इस डायलाइज़र मशीन के अंदर। अब इस डायलाइज़र मशीन के अंदर लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और नीचे से जो ना उसमें क्या मौजूद होता है, वो इस फ्रेश डायस्लेट फ्लूइड या डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। अब होता क्या है कि वो जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुज़र के इस डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। उसको एक अदर जो फ्लास्क है, अनदर बॉटल है, उसमें क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। अब उसके बाद जो फ़िल्टर्ड ब्लड होता है, वो फ़िल्टर्ड ब्लड क्या होता है कि एक दूसरे कैथेटर के ज़रिए जो वेन्स हैं, उसमें डाल दिया जाता है। अब प्रोसीजर क्या है? यही प्रोसीजर है कि भई वास्कुलर एक्सेस क्या है कि भई अ कैथेटर इज़ इंसर्टेड इनटू द ब्लड वेसल्स में जो है ना कैथेटर इंसर्ट किया जाता है यूजुअली इन द आर्म। दिस सर्व एज़ अ रूट फॉर द ब्लड टू लीव एंड रिटर्न टू द बॉडी, ठीक है? मतलब यहाँ से ब्लड से जो ना सॉरी बॉडी से जो ब्लड है वो चला जाता है और फिर यहाँ से दोबारा उसको इसी कैथेटर के ज़रिए क्या किया जाता है, बॉडी में दोबारा रिटर्न करवाया जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लोज थ्रू द हीमोडायलिसिस मशीन कंटेनिंग डायलाइज़र, मतलब वही डायलिसिस मशीन है जो डायलाइज़र रखता है। अब क्या होता है कि वो जो डायलाइज़र है, ठीक है, कंटेन्स सिंथेटिक ट्यूब्स मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि भई इसके ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती हैं। अब दिस मेम्ब्रेन अलाउज द वेस्ट एंड एक्सेस सॉल्यूट टू द पास थ्रू द मतलब वहाँ से जो जो एक्सेस एक्स्ट्रा सॉल्यूट या वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से पास होके क्या होते हैं कि इस डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। बट जो लार्जर सब्सटेंसेस हैं जैसे ब्लड सेल्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ पे रह जाती हैं ब्लड में।
अच्छा जी, अब उसके बाद ब्लड फ्लो पाथवे है, ठीक है? ब्लड एंटर्स फ्रॉम टॉप ऑफ द डायलिसिस मतलब डायलिसिस के टॉप से गुजरता है। इट इज़ पम्प्ड थ्रू मेम्ब्रेन ट्यूब्स जो लगे हुए हैं उनसे गुजरता है। एंड द क्लीन ब्लड लीव्स फ्रॉम द बॉटम। वैसे डिफरेंट डायग्राम्स हैं, डिफरेंट उनका मैकेनिज़्म दिया हुआ है, ठीक है? बट एक जनरल मैकेनिज़्म यही है कि भई एक साइड से क्या होता है, ब्लड आता है, उसको फ़िल्टर किया जाता है, फिर दूसरे कैथेटर से क्या होता है कि भई वहाँ से जो है ना वो बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भई लीव्स फ्रॉम द बॉटम एंड रिटर्न टू द पेशेंट्स बॉडी। मैकेनिज़्म वही है, ठीक है, जो हमने पढ़ा कि भई एक आर्टरी से ब्लड है वो डायलिसिस फ्लूइड में जाता है और फिर एक और कैथेटर के ज़रिए क्या होता है उसको वेन्स में डाल दिया जाता है। अब उसके बाद डायस्लेट है, डायस्लेट में क्या होता है कि जो है ना ये स्पेशल क्लीनिंग फ्लूइड है, ठीक है? इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डायलिसिस फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इट फॉलोज़ अराउंड द ट्यूब्स मतलब वो जो उन ट्यूब्स जिनमें ब्लड मौजूद होता है उनके आस-पास से गुज़रता है। यहाँ पे अब ऐसे कहा जा रहा है कि भई ये ट्यूब्स ब्लड के ट्यूब्स हैं। ठीक है, अब इन ब्लड के ट्यूब्स में से ज़ाहिर-सी बात है कि भई ब्लड गुज़र रहा है, ठीक है, ब्लड गुज़र रहा है इनमें से। अब इनके आस-पास सारा का सारा क्या मौजूद होगा, ये डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? क्या मौजूद होगा? डायलिसिस फ्लूइड। हाँ जी, ये यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होगा सारा का सारा। अब डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा समझ लें, इनसे ट्रैप कर लेगा उन डस्ट पार्टिकल, उन वेस्ट पार्टिकल को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। ठीक है? एंड बैलेंस द मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इससे अलग। अगर इसमें एक और चीज़ भी होता है कि भई अगर यहाँ पे आपके डायलिसिस फ्लूइड में क्या हुआ, मिनरल्स की तादाद ज़्यादा हुई तो पॉसिबल है कि वो वाटर क्वांटिटी को खींच लेता है। बट कोशिश हमारी ये होती है कि यहाँ पे जो मिनरल्स हैं या साल्ट्स हैं या सॉल्यूट्स हैं, उनकी क्वांटिटी किसके बराबर रखी जाए जो ब्लड में है। एक नॉर्मलाइज़्ड कंडीशन देखा जाता है कि NaCl इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl जो है ना 0.9 परसेंटेज होता है हमारे ब्लड में, तो डायलिसिस फ्लूइड में भी इतनी ही क्वांटिटी मौजूद होगी। अगर इससे ज़्यादा हुआ सोडियम हमारे ब्लड में NaCl तो वो डिफ्यूज़ होके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन का ज़्यादा मैकेनिज़्म होता है कि जो चीज़ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है वो वहाँ से डिफ्यूज़ होके आ जाता है। ठीक है? अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस यूज़ अ नेचुरल मेम्ब्रेन जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। अब एक्चुअली ये यहाँ पे देखें डायग्राम बनाया भी हुआ है मैंने कि भई ये एब्डोमिनल कैविटी है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम। इसको सराउंड करने वाली कैविटी कौन-सी होती है? पेरिटोनियम। अब होता क्या है कि भई जितने भी इसमें पेरिटोनियल कैविटी में या पेरिटोनियम में इसमें सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि भई इनसे जो है ना मतलब इसमें इस कैविटी में जो है क्या भर दी जाती है, डायलिसिस फ्लूइड भर दी जाती है। अब डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा कि भई इन मेम्ब्रेन से रिस्पेक्टिव जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, वहाँ से जितना भी वेस्ट मटीरियल है उसको क्या कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और फिर यही से जो ये डायलिसिस फ्लूइड है इसे और कैथेटर के ज़रिए एक वेस्ट बैग जो है ना उसमें जो है ना ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक आप ऐसा समझ लें कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बंदा जो है ना हर जगह पे इसको लेके फिरता है। ऑफ कोर्स ये हाउस में हो सकता है बट कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 2 कैथेटर्स आर इंसर्टेड सर्जिकली, ठीक है, डायलिसिस फ्लोज़ इन एंड एब्ज़ॉर्ब द वेस्ट और वहाँ से फिर उसे ड्रेन आउट मतलब फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड ऊपर से आएगा और जो वेस्ट मटीरियल है वो यहाँ से निकलता जाएगा। टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसकी भी 2 डायलिसिस मतलब इसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक है कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड। अब इसमें मतलब इसमें कोई ज़्यादा मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि भई 1-2 एक ये डायलिसिस जो फ्लूइड है ये मौजूद होता है, दूसरे ये पैक होता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैनुअली ये काम होता है। दूसरा होता है ऑटोमेटेड जो पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसमें एक्चुअली वो मशीन्स होते हैं जो इन एक्सचेंज को मतलब प्रॉपर्ली जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है जो इन सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है कि डायलिसिस फ्लूइड जा रहा है, आ रहा है, वो मशीन से रेगुलेट होता है। बट जो दूसरा ये जो कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है, ये जो ना जनरल बहुत कॉमन पाया जाता है सर्जरी के बाद जो ना मैंने तो यही देखा है, ठीक है। दादा की जो मतलब सर्जरी हुई थी तो भी उसमें यही था। छोटे भाई की हुई थी तो भी जो ना ये कंटीन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस थी या जो कज़न की हुई है तो उसमें भी यही चीज़ था। तो मतलब सेम, ठीक है। ये ऑटोमेटेड बड़े-बड़े शहरों में या आप कह लें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जा सकता है। अब उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट है। सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी भई जब किडनी मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दे तब उसको क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। अब सोर्स क्या है डिसीज़्ड और लिविंग डोनर मतलब या तो वो बंदा मर गया हो, उससे लिया जाए या फिर लिविंग डोनर है उससे लिया जाता है। अच्छा जी, अब उस दौरान किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है? पहली बात तो ये ब्लड ग्रुप। दूसरी चीज़ क्या है HLA। HLA का क्या मतलब है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेन्स। ये दोनों के एंटीजेन्स का मैच होना ज़रूरी है। ब्लड ठीक है, जो ब्लड के एंटीजेन्स हैं, ठीक है, एंटीजेन्स
उनका मैच होना लाज़मी है, ठीक है? अगर डिफरेंट एंटीजेन्स आ गई, अगर एंटीजेन्स मैच ना हो पाए, तो जिसकी बेस पे हो सकता है कि डोनर के एंटीबॉडीज़ उसको क्या कर सकें, उसको डैमेज ना कर दें, तो ये पॉसिबल है। तो इस वजह से एक तो ब्लड ग्रुप का मैच होना लाज़मी है, दूसरे जो एंटीजेन्स हैं, जो उस किडनी पे मौजूद हैं, वो पेशेंट के बॉडी के जो एंटीजेन्स हैं, उनसे मिलते-जुलते हों, ठीक है? मतलब किडनी के जो किडनी सेल्स के एंटीजन, अगर वो डिफरेंशिएट हुए तो फिर हो सकता है कि जो उसकी बॉडी में मौजूद जो एंटीजेन्स हैं सॉरी एंटीबॉडीज़ हैं, वो इस डोनर की किडनी को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब चलें आगे देखें। आगे है प्रॉब्लम्स इन ट्रांसप्लांट। अब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, अब आपको पता है कि जो अ, होस्ट का जो समझ लें कि जो इम्यून सिस्टम है, वो इस डोनर किडनी को एज़ अ फॉरेन सब्सटेंस के तौर पर डिटेक्ट कर लेता है और उसकी बेस पे रिजेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती हैं। सेकंड चीज़ ये है कि साइक्लोस्पोरिन दी जाती है ताकि इम्यून सिस्टम को क्या किया जा सके, सप्रेस किया जा सके ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन कि भई ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या होता है कि भई ड्रग्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो किडनी रिजेक्शन के चांसेस है वो कम हो। उसके बाद रिजेक्शन के जो रिस्क है वो 10 से 15 साल बाद भी पॉसिबल हो सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के। तो इस वजह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन के ज़्यादा मसाइल हैं और किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो डोनर किडनी है वो एक्चुअली ज़्यादातर लोकेटेड जो है वो इस पेल्विक साइड पे मतलब जो हिप साइड है यहाँ पे जो है ना उस डोनर किडनी को रखा जाता है। सूटेबल ज़्यादा होता है क्या कहा जाता है। अच्छा जी, और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है साइंस एंड सोसाइटी है। भाई किडनी डोनेशन इज़ सेफ भाई कि भाई किडनी डोनेशन सेफ है। आप लोग किडनी डोनेट करें। डोनर लिव्स अ नॉर्मल लाइफ एंड हेल्दी लाइफ ठीक है कि भाई डोनर है एक हेल्दी लाइफ गुज़ारते हैं। और उसके बाद सेव द लाइव्स ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर पेशेंट्स और किडनी डोनेट करके आप दूसरों के जो जान है वो बचा सकते हैं। अब आगे आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो है एक पैराग्राफ लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने हमें 2 किडनीज़ क्यों दी हैं ताकि एक हम डोनेट कर सकें।